तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जोंग पहले के दोनों ट्रायलों में किसी तरह तो फर्स्ट रैंक को हासिल कर लेता है, पर जब बारी थर्ड ट्रायल की आती है तो फर्स्ट रैंक को मुंह लेकर चला जाता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। और रेड के पूछने पर वो उन दोनों की ओर देखते हुए कहता है ये काफी इंटरेस्टिंग है, यानी कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। पर चूंकि पिछला एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुकी थी तो हम आगे के एपिसोड को नहीं देख पाए थे। बाकी मैं हूँ राम और आप सभी का स्वागत है डिवाइन नरेटर के अनंत कहानियों में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले प्रीमियम स्टोरीज को आप कभी भी मिस ना कर पाए। तो अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं थर्ड ट्रायल के 3 दिन पहले जब जोंग कंपटीशन को कम करने के लिए सभी के हाथ पैरों को तोड़कर कमरे से बाहर निकल ही रहा था, तभी उसके पास नंबर 2 और महुआ हाउस की लड़की भाग कर आते हैं और उसे बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, जो कि सुन वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुआ होता है। कुछ समय बाद जब वह मुंह और उनचॉन की टीम के पास जाता है तो वो देखता है उन लोगों ने उसकी टीम को अपने पास पकड़ कर रखे हुए हैं, जिस वजह से वो उन लोगों से कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या कोई मुझे सिचुएशन के बारे में बताएगा। साथ ही वो सोच रहा था मैंने इन लोगों को कहा था एक साथ रहने के लिए, तो उसी का एक मेंबर उसे बताता है हमें माफ कर दीजिए, ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे प्लानिंग के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि हम पर घात लगाकर अटैक किया गया था। जो सुनिए लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हुए थे। बाद में जंग अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर उन्होंने हमारी प्लानिंग पर ध्यान भी दिया है तो फिर भी हमारे टीम मेंबर को अपने पास इस तरह बंदी बनाकर रखने का उनके पास कोई भी कारण नहीं है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उनचॉन उससे कहता है जंग तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो, यह ट्रायल पिछले के दोनों ट्रायलों से बिल्कुल ही अलग है, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। जो सुनता हुआ जंग उससे कहता है हाँ तो क्या हो गया, मैं तो केवल कंपटीशन को कम करने की कोशिश कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम लोग अभी कर रहे हो। जिस पर उनचॉन वो बोलता है बेवकूफ, क्या तुम हमें भी अपनी तरह समझते हो, हम उन्हें अपने पास केवल इसीलिए बंदी बनाकर रखे हुए हैं ताकि हम इन जैसे बेकार चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें। तो जंग वो बोलता है क्या वाकई में, देखने से ऐसा लगता है तुम लोगों ने इस ट्रायल के बारे में ध्यान से नहीं सोचा है। इस ट्रायल में केवल 8 लोगों की आवश्यकता है जो कि एक साथ मिलकर एक ही शॉट टेक्निक को ट्रेन करेंगे, इसीलिए यदि तुम्हारे और मेरे टीम के 8 लोगों को छोड़कर सभी के हाथ पैरों को तोड़ दिया जाए तो क्या हम ऑटोमेटिक ही पास नहीं हो जाएंगे। जो सुनता हुआ उनचॉन काफी गुस्से में कहता है सीरियसली, खैर छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, हमने तुम्हारे लिए एक प्लान को बनाए रखा है। इतना बोलकर वो मुंह को आवाज देते हुए अपने कपड़े को उतारता है। जो देख ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हुए थे, क्योंकि मुंह अपने पास से एक निडल को बाहर निकाल कर उन लोगों को दिखाते हुए बोल रहा था यह कार्टिलेज निडल है, हमारे कबीले का सीक्रेट विरासत। यदि एक बार इसे किसी पर्सन को चुभाने के बाद आधे दिन के अंदर सही तरीके से नहीं बाहर निकाला जाता है तो वो पूरे 10 दिन के लिए विकलांग हो जाएगा। क्या तुम समझ रहे हो? अगर नहीं तो मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में बता देता हूँ, हमने इस निडल को तुम्हारे सभी टीम मेंबर को ऑलरेडी चुभा दिया है, साथ ही हमने अपने मेंबरों को भी ये चुभाया है। इसका मतलब है अगर हमने कोऑपरेट नहीं किया तो हमारा टीम और तुम्हारा टीम दोनों ही फेल हो जाएंगे। महुआ हाउस की लड़की जिस पर अपने मन में कहती है उसने बहुत ही अच्छा चाल चला है, अब यदि जोंग अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता है तब भी वो फेल हो जाएगा। वहीं उनचॉन वो कहता है बताओ अब तुम क्या करने वाले हो, यहीं पर तुम्हारी हार होती है। जोंग जिस पर पहले तो हल्का से स्माइल करता है, बाद में एक डरावनी हंसी को हंसना शुरू कर देता है, जिसके ऑरा ही इन लोगों के आत्मा तक को हिलाने के लिए काफी था। वे सब के सब एक कदम भी अपने पीछे नहीं कर पा रहे थे। वहीं जोंग वो उनचॉन को देखते हुए सोच रहा होता है क्या मुझे उसे यहीं पर मार देना चाहिए, यानी कि जोंग उनचॉन को अब पूरी तरह से अपने दुश्मन के रूप में पहचान लिया था, जिस वजह से वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर वो भारी हो गया होता है। पर चूंकि जोंग उतना बेवकूफ भी नहीं है तो अपने पास मौका होने के बावजूद भी वो उनचॉन को नहीं मारता, क्योंकि वो अभी भी कंफर्म नहीं था अगर वो ऐसा करता है और केवल 8 लोगों को छोड़ देता है तो कोई गारंटी नहीं है कि मुंह उनके अंदर से उस निडल को बाहर निकालेगा। इसीलिए वो खुद को किसी तरह शांत करते हुए जोखिम न उठाने का फैसला करते हुए उन लोगों से कहता है चलो मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करूंगा, लेकिन बदले में जब तक हमारे मेंबर वो ठीक नहीं होते तब तक हम तुम्हारे 4 मेंबर को अपने पास सुबह तक रखेंगे। जिस पर ये लोग भी ना कुछ बोलते हुए इस डील के लिए मान जाते हैं। अगले सुबह जब जोंग के मेंबर वो ठीक हो जाते हैं तो वे सभी अपने अपने मेंबर को अदल बदल कर लेते हैं, जिसके बाद उन लोगों के पास 3 दिन का समय था उस शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए। और जब 3 दिन बाद टेस्ट हुआ तो इसमें मुंह का
का टीम था जो कि सबसे अच्छा किया और मू ने लीडर के तौर पर फर्स्ट रैंक को हासिल किया। हालांकि ब्लड वैली की तुलना में इस बार केवल 16 कैंडिडेट ही पास हुए थे तो वैली हेड इससे बहुत ही ज्यादा परेशान था। हम देखते हैं वो जोंग के साथ पहले की गई बातों को याद कर रहा था, जहाँ पर कि जोंग ने उसे थर्ड ट्रायल के बारे में पूछते हुए कहा था कि मैं कंपटीशन को कम करने के लिए लोगों की संख्या को कम कर सकता हूँ, जिस पर वैली हेड ने उसे बताया होता है अगर आप नियम के अंदर रहते हुए ये करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इन्हीं सारी बातों को याद करता हुआ प्रेजेंट में वैली मास्टर वो कहता है माय लॉर्ड आपको ये थोड़ा आराम से करना चाहिए था। खैर जब थर्ड ट्रायल का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो उसके तुरंत बाद चौथे ट्रायल की शुरुआत होती है, जिसमें कि सभी कैंडिडेट को मोमबत्ती के बुझने से पहले ही जाल बिछे रास्ते से पास होना होगा और जो इसमें पास होगा उन सभी को डिवीजन हेड के कैंडिडेट के लिए चुना जाएगा। इसीलिए सबके सब अपनी पूरी जी जान लगा रहे होते हैं। बाद में जब इस ट्रायल का रिजल्ट आता है तो केवल 6 लोग पास होते हैं, जिनमें कि छठे नंबर पर मू योन था, 5वें पर उनचान, चौथे पर मोह हाउस की लड़की, तीसरे पर मू होता है और दूसरे पर नंबर 2 था, जबकि फर्स्ट रैंक को हासिल करने वाला कोई और नहीं जोंग होता है। जिसे देखता हुआ टेस्ट ले रहे लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं वो तो मोमबत्ती के हल्का सा भी पार्ट जले उससे पहले ही यहाँ पर पहुंच गया। ऐसा लगता है कि मानो वो खुले मैदान में दौड़ रहा था। तो दूसरा पर्सन कहता है उसका रिकॉर्ड पूरे ब्लड वैली में सबसे हाईएस्ट है। वही मुंह उसे देखता हुआ घबराया हुआ अपने मन में कहता है ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कभी भी नहीं लगा था कि वो मुझसे ज्यादा तेज होगा। यही सब सोचता हुआ वो 3 दिन पहले वाले जोंग के साथ हुई बातों को याद करता है, जब जोंग ने उसके 4 लोगों को अपने साथ ले जाते हुए कहा था मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जो कि सुनता हुआ वो उस समय तो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप उसे पीछे से देखने के बाद जब अपने हाथों की ओर देखता है तो उसके हाथों पर बर्फ जम चुकी थी, यानी कि उसे ठंडा पसीना आ रहा था। इन्हीं सारी चीजों को याद करता हुआ अभिमो पहले के जैसा ही जोंग को पीछे से केवल चुपचाप देखते हुए सोचता है सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता था मेरे उम्र का कोई भी इतना खास होगा, लेकिन ये बंदा वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यह पहली बार है जब मेरी पूरी बॉडी मुझे वार्निंग दे रही हो। वहीं जोंग उसे देखता हुआ सोच रहा था क्या वाकई में वो मेरा शत्रु है, मुझे उसे यहीं पर मार देना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अभी चौथे ट्रायल के बाद अभी भी एक ट्रायल था जो कि बचा हुआ है, जिसके बारे में वैली मास्टर उन सभी को बताते हुए कहता है इससे पहले कि हम ट्रायल को शुरू करें मैं तुम सभी को बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को हेवन एंड अर्थ काउंसिल के डिवीजन हेड के उम्मीदवार की पोजीशन तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अब तुम लोगों को इसके बदले इनाम मिलने वाले हैं। जो कि सुन ये लोग काफी ही ज्यादा हैरान हुए थे। वहीं जोंग को देखते हैं जो कि अपने फर्स्ट रैंक के प्रतीक को देखते हुए सोच रहा था जैसे कि उम्मीद थे। दूसरी तरफ वैली मास्टर इनाम का अनाउंसमेंट करते हुए कहता है जिनके पास भी एक टॉप रैंक के प्रतीक है उन्हें यह पिल मिलेगी, इससे तुम्हें 10 से 15 साल की उम्र मिलेगी। जो कि सुन ये लोग काफी ही ज्यादा खुश हुए थे, क्योंकि वह पिल जोंग के साथ साथ मुंह को भी मिलने वाला था। आगे वैली मास्टर दूसरे इनाम के बारे में अनाउंसमेंट करते हुए कहता है और जिनके पास 2 टॉप रैंक के प्रतीक है उन्हें हेवन एंड अर्थ काउंसिल की तरफ से ब्लड वैली के ट्रेजरी में जाने का अनुमति मिलता है। वे वहां से अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मार्शल आर्ट को ले सकते हैं। ये लोग जो सुनता हुआ बहुत ही ज्यादा हैरान हुए थे। वहीं उनचान को उस ट्रेजरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वो इसके बारे में मुंह से पूछता है तो वह बताते हुए कहता है यह एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैं भी अफवाहों में ही सुना है। ऐसा कहा जाता है वहाँ पर अलग अलग तरह के हाईएस्ट मार्शल आर्ट की टेक्निकें हैं, साथ ही ओरिजिनल सीक्रेट मार्शल आर्ट की टेक्निक भी वहाँ पर रखी गई है। यह बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, हमें वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। जबकि जोंग उन लोगों को देखते हुए सोच रहा था ये लोग तो पूरी तरह से जल भून गए हैं। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे वैली मास्टर वो कहता है इसके अलावा 3 प्रतीक को पाने वाले के इनाम के बारे में बात करूं तो ऐसा केवल 8 साल पहले हुआ था जब कोई 3 प्रतीकों को हासिल किया हो। इसीलिए अब उसे इनाम के तौर पर हेवन एंड अर्थ काउंसिल के 12 एग्जीक्यूटिव में से किसी भी एक से शिक्षा लेने का अधिकार मिलता है, चाहे फिर वो 5 किंग, 300 वर्जन और 4 वैली हेड में से किसी से भी ले सकता है। जो सुनता हुआ इन लोगों की तो पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। वहीं जोंग को तो ये जरा सा भी खास नहीं लगता, तो वो कहता है क्या यह इतना स्पेशल है? तो मोह हाउस की लड़की वो चिल्लाते हुए कहती है
स्पेशल? ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि द 8 स्टार ऑफ द 6 हेवन के 3 8 स्टार और हेवन एंड अर्थ के 5 किंग ये सब के सब जेनिथ लेवल पर हैं, जो कि सुन जोंग भी बड़े ही हैरानी में उन लोगों के बारे में सोचते हुए कहता है 6 हेवन एंड 8 स्टार में शामिल लोग इस पूरे राज्य में सर्वोच्च मार्शल स्किल वाले बींग हैं। यहाँ तक कि रेड भी एक समय पर इसका हिस्सा हुआ करता था। ये सब के सब यदि जेनिथ लेवल पर पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब घोस्ट ब्लेड भी जेनिथ लेवल पर ही होगा। ये सब सोचता हुआ वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया होता है तो रेड उससे कहती है 1 शताब्दी पहले इनमें से कोई भी ऐसा मास्टर नहीं था जो कि जेनिथ लेवल पर हो, और अब देखो वे सब के सब जेनिथ लेवल पर हैं। सही में उनका लेवल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा है। दूसरी तरफ वैली मास्टर उन सभी को सारी चीजें बताने के बाद वहाँ से जाते हुए कहता है अगर तुम सभी सारी चीजें समझ चुके हो तो थोड़ी देर आखिरी टेस्ट से पहले आराम कर लो। उसी समय जोंग अपने हाथों को उठाते हुए कहता है मेरे पास एक सवाल है, अगर कोई 4 टॉप रैंक के प्रतीक को हासिल कर लेता है तो इनाम में उसे क्या मिलेगा? वैली मास्टर जो कि सुनता हुआ हैरानी में जब उसकी ओर देखता है तो जोंग वो पूरी तरह से सीरियस था, इसीलिए वैली मास्टर उसे बताता है अगर कोई ऐसा कर लेता है तो वो 6 स्टार एंड 8 हेवन के हेड यानी कि चीफ से शिक्षा लेने के अधिकारी होगा। जो कि सुनता हुआ जोंग वो कुछ भी नहीं कहता। इसी के साथ हम कुछ समय बाद देखते हैं वे लोग जोंग को लेकर ट्रेजरी में पहुंच चुके थे, जहां पर कि जोंग को साथ लाने वाला बंदा उस ट्रेजरी के कीपर से कहता है मैं उसे यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। जिस पर वो बंदा जोंग को देखते हुए कहता है तो तुम वही बच्चे हो जिसके पास 3 फर्स्ट रैंक के प्रतीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं इस ट्रेजरी का कीपर यांगमू वान हूँ। चलो मैं तुम्हारा समय ज्यादा बर्बाद न करते हुए सीधे वहाँ ले जाता हूँ। वहीं पीछे खड़ा बंदा वो कहता है मैं यहीं पर इंतजार करूंगा। थोड़े समय बाद हम देखते हैं वे लोग चलते हुए लाइब्रेरी के मेन गेट तक पहुंच चुके थे, जहां पर कि कीपर जोंग को बताते हुए कहता है यहाँ पर तुम्हें कई सारे सीक्रेट किताबें मिल जाएंगी, पर याद रखना तुम अपने साथ केवल एक को ही ले जा सकते हो, इसीलिए अपना चुनाव सावधानी पूर्वक करना। जोंग जिस पर कहता है इसका मतलब एक किताब को चुनने के लिए मैं कई सारी किताबों को देख सकता हूँ है ना? तो कीपर वो बताता है हाँ, पर तुम केवल एक ही को चुन सकते हो। जोंग जो कि सुन कहता है आप चिंता मत करिए, मैं केवल एक को ही चुनूंगा। जिस पर कि वो बंदा उसे बताता है अच्छी बात है, पर एक चीज और ध्यान रखना, तुमको अंदर एक कमरा मिलेगा जिसके बाहर लाल रंग का रेखा खींचा गया है, जिसके अंदर तुम्हें भूल कर भी अपने पैरों को नहीं रखना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें देखोगे जिसे देख तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। जोंग जिस पर उससे पूछता है क्या सही में आखिरकार उसके अंदर है क्या? तो वो बंदा उसे बताता है कुछ समय पहले। छोड़ो, तुम बस इतना याद रखना कि उसके अंदर तुम्हें नहीं जाना है। इतना बोलकर वो उसे आगे कुछ भी नहीं बताता और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो जोंग भी उसे ऐसे थोड़ी देर देखता है, बाद में उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस लाइब्रेरी के अंदर जाते हुए कहता है चलो अब शुरू करते हैं। हम देख पाते हैं वह लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी जगह होती है, जहाँ पर की हर जगह पर किताबें भरी हुई थी। वहीं जोंग उन सारी किताबों को देखते हुए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतनी सारी सीक्रेट किताबें होंगी। इन सभी को 2 घंटे के भीतर देखना ये नामुमकिन है। तो रेड उसे बताती है ये सारी किताबें बेकार है, मैं इसे देखकर ही बता सकती हूँ, तुम बस ऊपर वाले मंजिल पर जाओ। जो सुन जोंग वो कुछ भी नहीं बोलता और उसके कहे अनुसार ऊपरी मंजिल पर जाने लगता है। तो कीपर भी उसे ऐसा करता हुआ देख हैरान था, पर वो कुछ भी नहीं कहता, बस वो अपने मन में सोचता है वो सीधे ऊपरी मंजिल पर जा रहा है, क्या उसे इस जगह के बारे में कुछ खास पता है? दूसरी तरफ जोंग उस लाइब्रेरी को देखते हुए रेड से बात कर रहा था। इस पूरे जगह की बनावट किसी महल की जैसा है, जरूर यहाँ पर रखी गई सारी किताबें वो कॉपी होगी, पर ऐसा उन्होंने किया क्यों? तो रेड उसे बताती है ऐसा जरूर बैकअप के लिए किया गया होगा, क्योंकि इस पहाड़ पर इन सारी कॉपियों को रखना किसी भी संभावना से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है। इसीलिए मुझे नहीं पता ये आइडिया किसका था, लेकिन स्ट्रेटेजी वो बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि उन्होंने इस पूरे जगह को फॉर्मेशन से छुपा रखा है। इसी तरह ये लोग बात करते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर कि जोंग उससे पूछता है तो फिर अब मुझे सबसे पहले क्या देखना चाहिए? रेड बताती है अपने दाईं ओर के किताब को बाहर निकालो। जोंग जो सुनते ही अपने दाईं ओर के सभी किताबों को एक एक करके पढ़ना शुरू कर देता है। उसे इतनी तेजी से किताबों को पढ़ता हुआ देख रेड वो काफी ज्यादा हैरानी में सोचती है आखिरकार ये मॉडल इतनी आसानी से इन सारी किताबों को कैसे पढ़ पा रहा है। हम देखते हैं जोंग की रफ्तार वो बेहद ही ज्यादा तेज थी, किसी रोबोट की तरह, मानो वो बस स्कैन कर रहा हो। आगे कुछ समय बाद हम देखते हैं रेड केवल उसे बता रही होती है कि कौन सी किताब पढ़नी है, और वो बस उन किताबों को उल्टा उल्टा कर देख रहा होता है, जिसके चलते रेड उससे कहती है अगर तुम उस किताब को केवल
केवल देखोगे तो तुम कभी भी इसे याद नहीं रख पाओगे। तो जोंग वो बताता है, नहीं मैं इसे याद रख लूंगा। जब तक कि मैं इन्हें तुरंत समझने की कोशिश नहीं करता तब तक मैं इन सभी को एक नजर देखने मात्र से ही याद रख सकता हूँ। जो सुनता हुआ रेड वो तो और भी बुरी तरह हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, मैं जानती थी वो होशियार है, लेकिन इस हद तक मैंने कभी भी नहीं सोचा था। पर कितनी दुख की बात है, यहाँ पर उसे केवल 2 घंटे रहने की इजाजत मिली है। अगर वो यहाँ के सारे किताबों को अपने दिमाग के इस्तेमाल से याद कर लेता तो मैं सोच भी नहीं सकती कि वो कितना पावरफुल बन जाता। सेम टाइम पर हम उस ट्रेजरी वाले पहाड़ के नीचे इस बंदे को देखते हैं जो कि अभी भी जोंग के वापस आने का इंतजार कर ही रहा होता है। तभी उसकी नजर किसी पर पड़ती है, जिन्हें देखता हुआ वो कहता है, आखिरकार ये लोग कौन है? क्या ये दोनों कपल हैं? ये सब सोचता हुआ वो तुरंत ही अपने शॉट को बाहर निकालते हुए उन लोगों से कहता है, यहाँ से वापस चले जाओ, यह वेलड वैली के ट्रेजरी है। यदि तुमने यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की तो। इससे आगे वो कुछ बोल पाता तभी उसके सामने से आ रहा पर्सन एकदम से ही उसके पास पहुंचकर उसे शॉट निकालने से रोक देता है, जिसको देखता हुआ वो हैरान हो ही रहा था। तभी वो पर्सन कहता है, तुम्हें देखते हुए ऐसा लगता है तुम निश्चित रूप से ब्लड वैली के वॉरियर हो, तो अब शांत हो जाओ। वो पर्सन जो कि सुनता हुआ उन लोगों से पूछता है, तुम लोग हो कौन? तो उसके सामने खड़ा पर्सन अपने पास से किसी तरह के टोकन को उसे दिखाते हुए कहता है, मैं ब्लेड किंग का डिसेबल हूँ और मेरा नाम सियोन है। वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी के अंदर हम जोंग को देखते हैं जो कि अभी भी इन सारी चीजों से अनजान सारी किताबों को स्कैन करता हुआ जा रहा था। दूसरी तरफ लगातार रेड उसे बताई जा रही थी कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। इतने में ही उसका ध्यान एक अजीब सी किताब की तरफ जाता है, जिसको देख वो भी हैरान थी। बाद में जोंग जब उस किताब को बाहर निकालता है तो वो प्योर ब्लैक किक टेक्निक की किताब होती है, जिसे कि हेवन एंड अर्थ काउंसिल के शुरुआती फेज में आने वाले सेक्ट ब्रिलियंट प्योर किक सेक्ट ने बनाई थी। यदि इस मार्शल आर्ट को थोड़ा सा भी एडजस्ट किया जाता है तो इसे सुप्रीम मार्शल आर्ट टेक्निक में बदला जा सकता है। इस वजह से रेड उसे बताती है, यह सबसे अच्छा है, इसे सीखना तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा। जोंग जिस पर कहता है, मैं समझ गया। आगे जब ये लोग लाइब्रेरी में और किताबों को देखते हैं तो उन्हें एक और सुप्रीम ग्रेड का मार्शल आर्ट मिलती है, जिसे लेकर जोंग जब उसके बारे में पूछता है तो रेड बताती है, यह टाइजी जेंटल पाल्म टेक्निक है वुडोंग सेक्ट की। हालांकि मैं तुम्हें सीखने की सलाह कभी भी नहीं दूंगी। तो जोंग उससे पूछता है, लेकिन क्यों? जिस पर रेड बताती है, यह टेक्निक ताओइस्ट मार्शल आर्ट का हाईएस्ट फॉर्म है, जिसका बेस लाइफ प्रिजर्वेशन है। अगर इसे सीखने में तुमने हल्का सा भी चूक किया तो ये तुम्हारे डेथ क्यूआई से टकरा जाएगी और तुम बहुत ही बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। जो कि सुन जोंग वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन केस इसे याद रख लेता हूँ, बाद में कभी समय मिला तो इसका इस्तेमाल मैं जरूर करूंगा। तो रेड कहती है, क्या तुम इन सारी चीजों को जानने के बाद भी इसे सीखोगे? जोंग जिस पर बताता है, हाँ, क्योंकि तुमने जैसे कि पहले कहा था, कोई भी किसी के घाव को देखकर ही बता सकता है कि यह किस सेक्ट के लोग ने दिए हैं, इसीलिए अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा खुद को छुपाने के लिए। रेड जिस पर कहती है, वाकई में तुम्हारे सोचने का तरीका सबसे अलग है। पर जोंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो बस अपने हाथों में पकड़े हुए किताब को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से देखते हुए कहता है, रेड जो सुन वो बोलती है, हाँ क्या हुआ? तो जोंग उससे पूछता है, क्या तुमने नहीं कहा था यहाँ पर रखी गई सारी किताबें वो ओरिजिनल का कॉपी है? रेड जो कि सुन उस किताब की ओर देखते हुए कहती है, हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह किताब ओरिजिनल है। जोंग जिस पर कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वे लोग इस गंदी किताब का साफ सुथरा कॉपी नहीं बना सकते थे? तो रेड बताती है, हाँ वे कर सकते थे, पर यह किताब अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस किताब के ऊपर ओरिजिनल ओनर का ट्रेस है, यानी कि वो खून। इससे आगे वो उसे कुछ और बताती, उससे पहले ही जोंग कहता है, मैं समझ गया। इसी के साथ वो उस टेक्निक के अंदर छिपी हुई सारी बातों को लगभग सही तरीके से रेड को बता देता है। जो सुन रेड हैरानी में कहती है, ये बच्चा केवल उसकी मेमोरी ही नहीं बल्कि उसकी समझ भी आउटस्टैंडिंग है। वो ट्रांसेंडेंट लेवल के ज्ञान को कितनी आसानी से समझ गया। यही सब सोचता हुआ वो परेशान हो ही रही थी। तभी जोंग वो कहता है, क्या मैंने कहीं पर कुछ गलत समझा है? तो वो बताती है, नहीं, तुम इसे कुछ हद तक समझने में कामयाब रहे। जोंग जिस पर कहता है, इसका मतलब मैं बिल्कुल ही सही हूँ। रेड जो कि सुन गुस्सा तो बहुत होती है पर कुछ भी नहीं बोलती। वहीं जोंग वो अपने मन में सोच रहा होता है, इन अक्षरों का अर्थ मुझे इसे बनाने वाले के आदतों का ध्यान में रखना होगा। यही सब सोचता हुआ वह उस टेक्निक को बनाने वाले ओनर के बारे में सोच ही रहा था। तभी वो अपने आप को किसी अलग ही जगह पर पाता है, जहाँ पर कि वो ओरिजिनल ओनर उस पर अटैक कर रहा था। मतलब सही में उस पर अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी आंखों के सामने ये देख रहा था, अगर ओरिजिनल ओनर इस टेक्निक को परफॉर्म करता तो वो कैसा दिखता। हम देखते हैं वो एक पल के लिए पूरी तरह से अस्तव्य हो चुका होता है। बाद में उस टेक्निक
टेक्निक को देखते हुए अपने मन में कहता है अभी अभी ये हुआ क्या था। ऐसा लगा था कि मानो इस किताब को लिखने वाले ने उस पाम टेक्निक को परफॉर्म किया हो। ये सब सोचता हुआ वो पूरी तरह से शांत हो चुका होता है तो रेड उससे कहती है मॉडल। तो वो उससे पूछता है क्या हुआ, क्या मेरे पढ़ने का स्पीड वो कम हो गया है। रेड बताती है नहीं, तुम बस डूबी हुई अवस्था में चले गए थे। जोंग जिस पर पूछता है डूबी हुई अवस्था, अब ये क्या है। रेड बताती है यह एक ऐसी अवस्था है जहां तुम्हारा ध्यान एक स्थान पर केंद्रित होता है और तुम स्वयं को भूल जाते हो। इस अवस्था में तुम पूरी तरह से बेहोशी की हालत में चले जाते हो क्योंकि बदले में तुम्हें कुछ तो मिलता है। इसी तरह वो उसे काफी कुछ बताती है पर सारी चीजें बेकार की जानकारी होती है। तो चलो मैं आप लोगों को सीधे अंत में ले चलता हूँ जहाँ पर कि वो उस पूरे जगह को देखते हुए कहती है मैं इस पूरे जगह के बारे में अब अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ क्योंकि अब तक जो हमें यह पूरी जगह ओरिजिनल का कॉपी लग रहा था ये कोई कॉपी नहीं बल्कि खुद ओरिजिनल है। अगर ऐसी बात है तो वह वहीं पर होगी। तीसरे शेल्फ की ओर जाओ। इतना बोलकर वह उसे तीसरे शेल्फ से एक किताब को बाहर निकालवाती है जो कि फियर्स लॉर्ड सॉरी टेक्निक होती है। रेड उसके बारे में बताते हुए कहती है यह किताब मैंने ही यहाँ पर रखी थी, इसके अंदर एक कागज मिलेगा, जल्दी से इसे बाहर निकालो। जो किसुन उस पेपर को बाहर निकाल कर जैसे ही पढ़ता है तो उसमें लिखा गया था मूनलेस वाइट स्वॉर्ड वार्निंग मूनवार्ड स्वॉर्ड, जिस वजह से वो पूरी तरह से थर्रा चुका था। वहीं रेड वो आगे बताते हुए कहती है इससे अपना सौभाग्य मिलो जो तुम्हें यह मेरी बनाई हुई टेक्निक मिले क्योंकि यह टेक्निक 5 महान स्वॉर्ड टेक्निकों में से एक थी जो कि पुराने मुरीम को पहले कंट्रोल किया करती थी। हम देखते हैं जंग पहले के जैसा वापस डूबी हुई अवस्था में चला गया था जहाँ पर कि वो रेड को उसी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखता हुआ सोच रहा होता है मैं इस टेक्निक के द्वारा बनाए गए रास्ते को अच्छी तरह साफ साफ देख पा रहा हूँ। यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने कभी भी पहले नहीं देखा। यह पूरी तरह से डिफरेंट प्रोपोर्टेशन का स्टेंस है जबकि यह ओरिजिनल टेक्निक का बस कुछ हिस्सा मात्र ही है। यही सब सोचता हुआ वो बहुत ही ज्यादा गहरी डूबी हुई अवस्था में चला गया होता है जिसको देखता हुआ रेड जब उसे आवाज लगाने की कोशिश करती है तो वो कुछ भी नहीं बोलता, जिस वजह से वो कहती है उम्मीद करती हूँ कि तुम बिना किसी व्यवधान के इसे अच्छी तरह से समझ पाओगे। सेम टाइम पर हम लाइब्रेरी के बाहर कीपर की ओर देखते हैं जहाँ पर कि वही दोनों कपल आ चुके थे जिन्हें देखता हुआ कीपर वो उन्हें रोकते हुए कहता है तुम लोग हो कौन। जो सुन सियोन वो कहता है क्या आप ही हैं इस लाइब्रेरी का कीपर। मेरा नाम सियोन है, मैं रिन्यूड ब्लेड किंग का डिसेबल सियोन हूँ। जो सुन कीपर भी हैरानी में अपने मन में कहता है क्या ब्लेड किंग का डिसेबल, इसका मतलब ये अफवाह कि 5 किंग का डिसेबल वो डिवीजन हेड के लेवल पर है ये झूठ नहीं थी। केवल 20 साल की उम्र में इस लेवल पर पहुंचना वाकई में वो ब्लेड किंग के डिसेबल बनने का लायक है। ये सब सोचता हुआ जब वह कुछ भी नहीं बोलता तो सियोन उससे कहता है क्या हम अंदर जा सकते हैं। तो कीपर उसे बताता है भले ही आप 5 किंगों में से किसी एक का डिसेबल है पर फिर भी आपका ट्रेजरी के अंदर जाना ये फॉरबिडन है। सियोन जो कि सुन उससे कहता है क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे बगल में कौन है। कीपर जिस पर बोल ही रहा था कि आपके साथ भले ही चाहे कोई भी क्यों ना हो पर फिर भी रूल के हिसाब से, इससे आगे वो कुछ बोल पाता उसी समय सियोन के साथ वाला पर्सन अपना टोकन उसे दिखाता है जिस वजह से वो बुरी तरह से थर्रा चुका था और तुरंत ही उसके सामने अपने घुटने पर आते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए ऐसी गुस्ताखी के लिए। तो वो बंदी उसे बताती है शांत हो जा, मैं तो यहाँ पर बस चुपचाप कुछ खोजने के लिए आए थे। पर कीपर वो उसके प्रतीक को देखते हुए सोच रहा था उसके प्रतीक को देखते हुए क्या सही में ये वही अफवाहों वाली लेडी है। मैं उसके लेवल के बारे में हल्का सा भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ जबकि वो बिल्कुल ही मेरे सामने खड़ी है। मैंने केवल उसकी क्षमताओं के बारे में सुना था लेकिन क्या सही में वो इस लेवल तक पहुँच चुकी है। उसके जैसे मास्टर मेरे जैसे को बड़ी आसानी के साथ पार कर सकती है। ये सब सोचता हुआ वो पहले के जैसा ही बिल्कुल ही खामोश हो चुका होता है तो वो लेडी कहती है क्या मैं अंदर जा सकती हूँ। कीपर जो सुन कहता है गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ पर तो सियोन हुआ कहता है हमें पता है कि अंदर 3 प्रतीकों को हासिल करने वाला एक साधारण सा न्यूबी है, तो बताओ क्या अब तुम हमें उसके जैसे न्यूबी के लिए इंतजार करवाओगे। कीपर जिस पर कहता है मैं समझता हूँ लेकिन पर वे लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और आगे जाते हुए कहते हैं हमें पता है कि नई भर्ती के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, हालांकि तब भी हमें जो पाना है वो तो हम पाकर ही रहेंगे, इसीलिए चिंता मत करो। उन लोगों को इस तरह जाता हुआ देख पीछे से कीपर वो सोचता है उम्मीद करता हूँ सारी चीजें वो ठीक रहेगी। इसी के साथ हम देखते हैं जब वे लोग लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते हैं तो वे लोग भी जॉन की तरह ही उस जगह को देखते हुए काफी हैरान हुए थे और आपस में उस जगह को लेकर बात कर ही रहे थे। तभी उनका ध्यान जॉन की ओर जाता है जिसे देखता हुआ सियोन वो कहता है क्या यही वो
3 प्रतीकों को हासिल करने वाला बच्चा है। तो पीछे खड़ी बंदी वो कहती है ब्लड वैली के अंदर 3 प्रतीकों को हासिल करना वाकई में प्रभावशाली है। उसे इस तरह जोंग में इंटरेस्ट दिखाता हुआ देख सियोन वो काफी ज्यादा हैरान हुआ था। ये कौन सी बड़ी बात है, 5 किंगों में से किसी का भी डिसेबल ये आसानी से कर सकता है। जो सुन वो लेडी कहती है अगर ऐसी बात है तब तो वो भी 5 किंगों में से किसी का भी डिसेबल बन सकता है। चलो उससे मिलकर आते हैं, उसके जैसे टैलेंट से मिलना ये बहुत अच्छा रहेगा। जो सुनता हुआ सियोन वो और भी ज्यादा परेशान हो चुका था जोंग के प्रति उसके इंटरेस्ट को इतना देख, इसीलिए वो कुछ खुरापाती करने के बारे में सोचते हुए उस बंदी से कहता है कि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप प्लीज यहीं पर रुकिए, मैं उसे खुद लेकर आता हूँ। तो वो बंदी उसे रोकते हुए कहती है नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। पर सियोन उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और सीधे जोंग की ओर जाते हुए कहता है उसके जैसे साधारण न्यूबी का इतना औकात नहीं जो आप खुद उससे मिलने जाए। इसी के साथ जब वह जोंग के पास पहुंचता है तो वो देखता है जोंग अभी भी डूबी हुई अवस्था में था। क्या यही कारण था जिसके चलते जब हम अंदर आए तो उसका कोई भी जवाब नहीं आया? क्या हो अगर मैं उसे इस समय छू लूं तो वो अपने प्रोग्रेस को खो देगा या फिर इससे भी बदतर अपने की डेविएशन को सामना करेगा? और मुझे क्या, मैं तो बस अपने माय लेडी के ऑर्डर के हिसाब से तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे दोष मत देना, बस खुद को बदकिस्मत समझना। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही अपने हाथों को जोंग के पास लाता है उसे छूने के लिए, तभी जोंग अपनी डरावनी आंखों को खोलते हुए उसकी ओर देखता है, जिस वजह से उसकी पूरी ही दुनिया हिल चुकी थी और वो घबराते हुए पीछे हटता है। जबकि जोंग अपनी किताबों को बंद करने के बाद उससे पूछता है तुम कर क्या रहे थे? रेड बताती है वो तुम्हें इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा था, यदि वो इसमें कामयाब हो जाता तो तुम्हारा क्यूए वो ब्लॉक हो जाता और तुम्हें भारी नुकसान को उठाना पड़ता। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। जो सुनता हुआ जोंग एक सीरियस टोन में सियोन से पूछता है मैंने सुना कि तुम मेरे क्यूए फ्लो को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, क्या मैंने सही सुना है? सियोन जिस पर हड़बड़ाने लगता है तो जोंग वो कहता है इसका मतलब मैं सही हूँ। इतना बोलकर वो पहले तो रेड की टेक्निक को संभालता है, बाद में एकदम से ही सियोन के गले पर भयंकर तरीके से अटैक करता है। तुम्हें एक भी शब्द बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस अपने द्वारा किए गए काम के फल को भुगतने के लिए तैयार रहो। हम देखते हैं वो जोंग के अटैक से बहुत ही ज्यादा तेजी से पीछे जाते हुए सोचता है उसने मेरे गले पर अटैक किया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे पहले किसी तरह हमारे बीच की दूरी को बढ़ाना होगा। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड के साथ जोंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जोंग बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक से बच चुका था। बाद में उसके काउंटर में अपना अटैक करता है फ्यूल्ड मिस्टीरियस फुटवर्क 4th टेक्निक, जिसको देख रेड बेहद ही ज्यादा हैरान हुई थी। वहीं हम सियोन को देखते हैं जो कि अपना दूसरा अटैक करता है शैडोलेस स्विफ्ट किक, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जोंग के किक के अटैक से वो खून की उल्टियां करते हुए सीधे फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरते हुए अपने बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए अटैक करता है फ्लीटिंग लाइफ ब्लेड टेक्निक। 3rd टेक्निक लाइन ब्लेड स्ट्रोक, लेकिन अभी भी जोंग के सामने सारी चीजें बेकार थी। उल्टा उसके इतने सारे लगातार अटैक करने के कारण उस लाइब्रेरी में कई सारी किताबें वो तबाह हो चुकी थी, जिसे देखता हुआ घबराते हुए वो अपने मन में कहता है मास्टर मुझे इसके लिए मार डालेंगे, ये सब के सब उस कमीने के कारण हुआ है। ये सब सोचता हुआ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने सीक्रेट वेपन को बाहर निकालने लगता है। इस कारण से रेड भी थोड़ी देर के लिए डर चुकी थी क्योंकि सियोन ने अपने किन क्यूआई को बाहर निकाल लिया था, जिसके बारे में रेड हमें बताते हुए कहती है कि इन क्यूआई को ट्रेनिंग के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता, इसे केवल इनलाइटमेंट के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। साथ ही इसे हासिल करने के लिए पीक रियलम पर भी स्टेबल होना जरूरी है। सही शब्दों में कहूँ तो वो मोटल से बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। हम देखते हैं रेड ये सब सोचता हुआ परेशान हो ही रही थी, जबकि सियोन वह जोंग पर अटैक करते हुए कहता है आज तुम्हें यहीं पर मरना पड़ेगा। लेकिन जोंग को उसकी बातों से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। हम बस उसके हाथों में पर्पल कलर के एनर्जी को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसे देख सियोन तो हैरान होता ही है, साथ ही रेड भी बुरी तरह से चौंक चुकी थी क्योंकि जोंग भी सियोन की तरह बिल्कुल ही सेम अपने किन क्यूआई को बाहर निकाल रहा था। अपने सामने इस तरह के नजारे को देख रेड हैरानी में खुश होते हुए सोचती है ये दोनों ही किन क्यूआई साथ ही फ्लूइड मिस्टीरियस फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सब बोलता हुआ वो देखती है जोंग वो ट्रोली अल्टीमेट पीक पर पहुंच चुका था, यानी कि उस बंदे सियोन के अल्टीमेट पीक से एक लेवल ऊपर ट्रोली अल्टीमेट पीक पर, जिस वजह से सियोन वो कहता है तो तुम अभी तक अपनी ताकत को छुपा रहे थे, पर अब इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, तुम आज यहीं पर मरकर ही रहोगे। इतना बोलते हुए वो अपना 3 अटैक एक साथ करता है फ्लीटिंग लाइफ ब्लेड टेक्निक, सीक्रेट आर्ट सेकेंड टेक्निक, फेटल हार्म फॉल्ट टेक्निक,
लेकिन जोंग को उसके इन सारी टेक्निक से हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक लेवल ऊपर होने के कारण वो उसके हर एक मूव को देख पा रहा था, साथ ही उसके हर एक वीकनेस को भी वो देख पा रहा होता है। इसीलिए वो उसके काउंटर में अपना अटैक करता है मूनलेस वाइड स्वॉर्ड, जिससे कि वो एक ही बार में उसके तीनों टेक्निकों को फेल करता हुआ उसे लगभग मारने ही वाला था। तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ। हम देखते हैं उन दोनों के बीच वही सियोन के साथ वाली लड़की आ चुकी थी और जोंग को हल्का सा पीछे धकेलने की कोशिश करती है, जिस वजह से जोंग वो हैरानी में कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो लेडी कहती है, मेरे थर्ड मास्टरी क्यूआई को तुम संभाल पाए। सही में जितने तुम दिखते हो उससे कहीं बेहतर हो। जोंग जिस पर उसकी ओर खामोशी में देखते हुए सोचता है, वो पावरफुल है, जितना मैं सोचता हूँ उससे कहीं अधिक। इतना सोचने के बाद वो उस बंदी से कहता है, तुम्हारे ये हाथ कितने सुंदर दिख रहे हैं, इसके बावजूद भी तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। तो सियोन वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल आदमी, तुम्हारी ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई। जो सुन वो बंदी उसके पकड़े हुए हाथों को तोड़ते हुए कहती है, शांत रहना, तुम्हारी मूर्खतापूर्ण हरकतों के चलते मैं भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, इसीलिए अब यदि तुमने अपना मुंह दोबारा खोला तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। क्या तुम समझ गए? जिस पर सियोन अपने सर को हिलाते हुए हामी भरता है। तो वो बंदी जोंग से कहती है, मैं इन सब के लिए माफी चाहती हूँ। उसकी वफादारी कुछ ज्यादा ही मजबूत है, जिस वजह से वो कभी कभार ऐसी गलतियां कर बैठता है। जोंग जो कि सुन उससे कहता है, तुम हो कौन? तो वो बंदी अपने सर से पर्दे को हटाते हुए जोंग को बताती है, वो सियोन, अर्थ एंड हेवन काउंसिल के लीडर का तीसरी डिसेबल। जो सुनते ही जोंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी और वो उसे देखते हुए सोचता है, धत्तेरी के, मैंने कभी नहीं सोचा था अर्थ एंड हेवन काउंसिल के तीसरे डिसेबल से मैं यहाँ पर मिलूंगे। ये बहुत ही बुरा है। ये सब सोचता हुआ वो उसे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी वो किसी चीज को देख बुरी तरह से आश्चर्यचकित हो चुका था और यही सेम हाल रेड की भी थी। वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते हैं वो बंदी जब अपने पर्दे को हटाती है तो वो बिल्कुल ही फोटोकॉपी होती है रेड के, यानी कि उसका चेहरा बिल्कुल ही सेम था रेड की तरह, मानो वहाँ पर कोई दूसरा रेड आ चुकी हो, जिस वजह से उन लोगों के मुंह से एक आवाज तक बाहर नहीं निकल रही होती है। वही वो बंदी कहती है, मेरा नाम वो सियोन है और मैं अर्थ एंड हेवन काउंसिल के लीडर के तीसरी डिसेबल हूँ, लेकिन तुम। तो जोंग उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज एक मिनट। इतना बोलकर वो तुरंत ही भागते हुए साइड में जाता है और फिर रेड से पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये तुम्हारा बच्चा हो? तो रेड वो चिल्लाते हुए कहती है, अपनी ये बकवास करना बंद करो। जिस पर जोंग कहता है, फिर आखिरकार ये कौन है? तुम हमेशा से मुझे अपने अतीत के बारे में बताने से बचती आई हो, क्या अभी भी सही समय नहीं आया है? तो रेड वो कहती है, नहीं अभी भी समय नहीं आया है। रहे उसकी बात तो मेरी शादी भी नहीं हुई, तो वो बिल्कुल भी मेरा वंशज नहीं है। जोंग जो कि सुनता हुआ उस बंदे के पास वापस आते हुए सोचता है, अरे यार, फिर आखिरकार वे दोनों एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? यदि मैं इन दोनों में डिफरेंट खोजने की कोशिश करूं तो केवल उनके आसपास की हवा ही अलग है। अगर रेड वो कोल्ड इंप्रेशन देती है तो ये बंदी वाइब्रेंट वाइब देती है। सच में ये दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब है। पहले मैं अपने जैसे दिखने वाले असली जोंग से मिला और अब ये। इन्हीं सारी बातों को सोचता हुआ वो उस बंदी की ओर काफी गौर से देख रही होता। वो बंदी उससे कहती है, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? क्या तुम मेरे खूबसूरती पर फिदा हो गए हो? जोंग बताता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो बंदी जो सुन कहती है, अरे यार। उसे इतना निराश देख जोंग उससे कहता है, माफ करिएगा, मैं अपना परिचय देने में थोड़ी देरी कर दे। मैं न्यूली अपॉइंटेड डिवीजन हेड कैंडिडेट हूँ, मेरा नाम जोंग है। वो बंदी जिस पर पहले तो शौक होती है, बाद में एक इविल स्माइल के साथ उसे देखते हुए कहती है, मतलब अपने मन में सोचती है, बंदा हैंडसम तो है लेकिन उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव उसका मार्शल पावर है। उसके जैसे टैलेंट को अपने पास रखना ये जरा सा भी बुरा नहीं होगा। ये सब सोचने के साथ ही वे दोनों ही एक साथ एक सवाल को करते हैं, क्या मैं अपनी बात को आगे जारी रखने से पहले दो बातें कह सकता हूँ? जिस वजह से वो बंदी कहती है, ठीक है तुम पहले कहो। तो जोंग वो कहता है, शुक्रिया, सबसे पहले मैं यहाँ पर केवल 2 घंटे ही रुक सकता हूँ। वो बंदी जिस पर बताती है, चिंता मत करो, मैं इसके बारे में कुछ कर दूंगी। जोंग जो कि सुन उसे धन्यवाद देते हुए अपनी उंगली को सियोन की ओर करते हुए अपनी दूसरी बात कहता है, मेरी दूसरी बात, इस आदमी की वजह से मैंने अपने जीवन को लगभग खो ही दिया था, तो अब मैं इसके बदले कॉम्पेंसेशन चाहता हूँ। वो बंदी भी जो कि सुन हैरानी में कहती है, क्या कॉम्पेंसेशन? तो जोंग बताता है, हाँ, चूंकि मैं लगभग अपना जीवन खो चुका था तो मैं भी बदले में एक जान चाहता हूँ। यही दोनों बातें मैं आपको कहना चाहता था। ये सब बोलता हुआ वो बहुत ही ज्यादा सीरियस था।
पर अगले ही पल अपनी टोन को बदलते हुए वो कहता है, हालांकि मैं जानता हूँ अगर मैंने ऐसा किया तो आप अपने एक वफादार सेवक को खो देंगे, इसीलिए मैं उस कीमत के बदले सेम वैल्यू वाले किसी रिवॉर्ड को चाहता हूँ। जो सुनता हुआ वो बंदी जॉन्ग की ओर बड़े ही गौर से देखते हुए सोचती है, उसकी ऐसी सिचुएशन में भी रिवॉर्ड को मांगना वाकई में उसकी हिम्मत लाजवाब है। ऐसा लगता है कि वह न केवल मार्शल आर्ट के टैलेंट के मामले में आउटस्टैंडिंग है, बल्कि ऐसा बोलते हुए वो फिर से एक ईविल स्माइल करती है। ठीक है, जैसा कि तुम चाहो, अगर तुम बदले में जान लेना ही चाहते हो तो आगे बढ़ो और उसे मार डालो। जो सुन बेचारा सियोन वो तो बिल्कुल ही घबरा चुका था। वहीं जॉन्ग भी शौक में था, क्योंकि उसे इस चीज की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो कुछ ऐसा बोलने वाली है। इतने में ही वो बंदी अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैंने पहले ही तुमसे माफी मांग ली थी और उसकी कलाई भी तोड़ दी थी, लेकिन फिर भी यदि यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। तुम अपनी मर्जी से जो चाहो वो कर सकते हो, हालांकि आगे जो भी होगा उसके परिणाम के लिए तैयार होना, मैं इसके जिम्मेदार नहीं होंगी। जो सुनजोंग वो हैरानी में पूछता है, जिम्मेदारी किस तरह की? तो वह बंदी उसे बताती है, ऐसा लगता है तुम नए हो इसीलिए तुम्हें पता नहीं, ये बंदा रिन्यूड ब्लेड किंग का डिसेबल है। जॉन्ग जिस पर स्माइल करते हुए कहता है, अब मैं आपकी बातों को पूरी तरह से समझ चुका हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे कह रही हो कि ऐसा कुछ भी मत शुरू करो जिसके बाद मैं पछताना पड़े। इतना बोलने के बाद वो बहुत ही बड़ी सोच में डूब चुका था। तो वह बंदी स्माइल करता हुआ उसे देखते हुए सोचती है, चाहे फिर वह कितना भी साहसी क्यों ना हो, यदि उसने यहाँ पर हार मान ली तो इसका मतलब वो केवल बातें ही कर सकता है, काम कुछ भी नहीं। लेकिन आखिरकार वो करेगा क्या? इतने में ही जॉन्ग अपने सोच से वापस बाहर आते हुए कहता है, तेरे के भले ही मैं इसके बारे में कितना भी सोच लूं, लेकिन परिणाम वो बिल्कुल ही सेम है। इसलिए अब चूंकि ये मामला ब्लेड किंग से जुड़ा हुआ है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इसके परिणाम से डर लग रहा है। जो सुन सियोन वो तो स्माइल करता है, लेकिन वो बंदी बहुत ही ज्यादा निराश होते हुए अपने मन में सोच ही रही थी कि जैसा की उम्मीद थी इसने भी अपने घुटने टेक ही दिए। पर तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और जंग वो काफी स्पीड में अचानक से ही सियोन के पास पहुंच जाता है और उसके पास पहुंचकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसे खतरनाक पंच को देता है, जिस वजह से सियोन वो जॉन्ग को गाली देते हुए कहता है, हरामखोर तू ये कर क्या रहा है? जो सुन जॉन्ग वो कहता है, चलो तुमने अपना मुंह खोला। अब जैसे कि उसने पहले कहा था, यदि तुमने अपना मुंह खोला तो वो तुरंत ही तुम्हें मार डालेगी। सियोन जिस पर उस बंदी के पहले कहे गए बातों को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। वहीं जॉन्ग वो अपने डेविल अवतार में आते हुए कहता है, मैंने सही कहा है ना? उसकी ऐसी बातों को सुन इन दोनों की तो पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी, क्योंकि जॉन्ग ने बिना किसी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिए उस बंदी को ही फंसा दिया था। साथ ही भोला बनते हुए उन दोनों से बोल रहा होता है, ये कितनी शर्म की बात है, मैं तो बस उसे एक ही मुक्का मारकर सारी चीजों को भूलने वाला था, पर अब ऐसा लगता है कि वह सचमुच में मरने वाला है। जॉन्ग की इस तरह की बातों को सुन वह बंदी हंसना शुरू कर देती है। वहीं जॉन्ग वो सोच रहा होता है, चलो अब अपने हाथ गंदे करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये सब सोचता हुआ उसे ऐसा लग ही रहा था कि अब वो बंदा मरने वाला है। तभी अनएक्सपेक्टेडली वो बंदा अपने घुटनों पर आते हुए उस बंदी से कहता है, माय लेडी आप मुझे मार नहीं सकते, मेरे मास्टर के बारे में सोचिए। जो सुन जॉन्ग कहता है, कचरे कहीं के। जिस पर सियोन वो बोलता है, हाँ क्या बोला तूने? तो जॉन्ग वो बताता है, तुम घटिया इंसान कहेंगे, क्या वाकई में तुम अपने मास्टर के वास्ता देकर अपने माय लेडी को अपने कहे बातों से पलटकर उनके सम्मान को चोट पहुंचाना चाहते हो? मैंने तुम्हारे जैसे बेकार इंसान पहले कभी भी नहीं देखा, इसीलिए अब अपनी माय लेडी को अपमान करना बंद करो और आज्ञाकारी होकर मर जाओ। जो सुनता हुआ सियोन वो उसे गालियां देने के अलावा और कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं वो बंदी पहले तो हल्का सा स्माइल करती है, बाद में वहां पर खड़ी जोरों जोरों से हंसना शुरू कर दिया होता है। साथ ही वो जॉन्ग की ओर देखते हुए सोच रही थी, इम्प्रेसिव, इतने कम समय में इस तरह सोचना वाकई में प्रभावशाली है। इतना सोचने के बाद वो जॉन्ग से कहती है, लेकिन क्या तुमने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा, अगर मैं तुम्हें ही मार दूं तो सारी चीजें छुपी रह जाएगी? जिस पर जॉन्ग वो जवाब देता है, सच में अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो क्यों नहीं करते? वो बंदी जो कि सुन अपने मन में कहती है, वो जितना साहसी है उतना ही अहंकारी भी है। उसका साहस, उसका अहंकार और उसका टैलेंट सब बेहद ही ज्यादा अधिक है। इतना सोचने के बाद वो अपने पास से किसी चीज को बाहर निकाल कर उसे देते हुए कहती है, इसे रखो, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन प्रतीक है, इसकी मदद से तुम जो चाहो वो पा सकते हो। जॉन्ग जिस पर कहता है, लेकिन आप मुझे ये क्यों दे रहे हो? तो वह बंदी बताती है, क्या तुमने नहीं कहा था उसके जीवन के लायक तुम्हें उपहार चाहिए, तो इसे बस उसी उपहार के रूप में सियोन के जीवन के बराबर समझो। जॉन्ग जो
सुन अपने मन में कहता है मुझे लगा था वो इस बंदे को मार देगी या फिर अपनी बातों से पलट जाएगी, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। वो वाकई में मूर्ख नहीं है। इतना सोचने के बाद वो कहता है मुझे खुशी होगी इसे रखने में। तो वह बंदी बताती है इसमें खुश होने की कोई भी बात नहीं है, बस इसे एक निवेश की तरह समझो। जोंग जो कि सुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बंदी आगे कहती है डिवीजन हेड के कैंडिडेट मॉक जंग वॉन मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओ, क्योंकि अभी तक तो तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं काउंसिल के चीफ बनने का प्लानिंग बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत सारे टैलेंटों की आवश्यकता है। इसीलिए मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट करूंगी। जोंग जिस पर पहले तो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता है। बाद में जब उसकी बातें खत्म हो जाती है तो वो एकदम से ही मना करते हुए कहता है मुझे दुख है लेकिन मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है। तो वो बंदी बोलती है बकवास, मैं जानती हूँ मैं जिस कमजोर स्थिति में हूँ वहाँ पर मुझसे कोई भी जुड़ना नहीं चाहेगा, जबकि मेरे सीनियर्स के पास कई सारे टैलेंट है। इसीलिए चाहे तुम कहीं पर भी चले जाओ, पर जिस तरह मैं तुम्हें ट्रीट करूंगी कोई भी तुम्हें उस तरह ट्रीट नहीं करेगा। और अंत में जब एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा तो क्या तुम्हें लगता है कि उस समय लिया गया निर्णय तुम्हारा कोई मदद कर पाएगा? यानी कि सीधे शब्दों में कहूँ तो वो जोंग को बस इतना बताना चाहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो सियोन की तरह अगर भविष्य में कभी भी तुम ऐसी सिचुएशन में फंसोगे तो वो तुम्हारी जान को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। पर फिर भी जोंग उसकी बातों में नहीं आता और उसे सीधे तौर पर मना कर देता है। तो वो बंदी उसकी आंखों में देखते हुए सोचती है ये पहली बार है जब मैं किसी चीज को हासिल करने की कोशिश की और मैं खाली हाथ जा रही हूँ। तो चलो देखते हैं कि चीजें क्या वैसे ही गुजरती है जैसा कि तुम चाहते हो। वैसे भी तुम्हारा आत्मविश्वास वो बहुत ही ज्यादा अधिक है। जोंग जिस पर कहता है मैं आपकी उम्मीदों पर खरा होने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगला सीन कुछ देर बाद की होती है जहाँ पर कि रेड बोल रही थी मॉर्टल तुमने वैसा क्यों नहीं किया जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। जो सुन जोंग कहता है उस लेडी के अंदर जाने का नाटक करना चाहे फिर इसका मतलब हो या ना हो ये बिल्कुल ही बेकार है। तो रेड वो बोलती है तुम्हें पता है ना ये बहुत ही ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जोंग वो इसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए अपने मन में कहता है वो सचमुच में बहुत ही ज्यादा निराश होगी। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उसके लिए एक ऐसा शरीर पाने का मौका था जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। वो ये सारी बातें सोच ही रहा था तभी रेड कहती है एसोसिएशन लीडर के डिसेबल के बॉडी को ले लेना, इससे हमारे काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाते। तो जोंग वो बोलता है मुझे इसके लिए दुख है पर हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो हमारे साइड है या नहीं, क्योंकि इस काम में बहुत ही ज्यादा जोखिम है। साथ ही वो वेली हेड के साथ पहले की गई बातों को भी याद कर रहा था जहाँ पर कि वेली हेड ने कहा था सीनियर डिसेबल नालियोंग वो संभवतः भविष्य में हेवन एंड अर्थ काउंसिल का लीडर बनेगा। इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए वो कहता है मैं किसी भी ऐसे सीनियर डिसेबल को अपना दुश्मन नहीं बना सकता जिसके पास पूरे एसोसिएशन के 40% सपोर्ट हो। यानी कि वो रेड के जैसे दिखने वाले बंदी को सपोर्ट करके ऐसे बंदी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता जिसके पास उस बंदी से ज्यादा संभावना हो लीडर बनने की। खैर हम देखते हैं जोंग सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद किसी और जाते हुए कहता है जब तक कि मैं इसके पास नहीं आया तब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ था। तो रेड वो कहती है आखिरकार उसके अंदर है क्या? तो जोंग बताता है मैं उस कमरे के अंदर से डिमोनिक क्यूआई को महसूस कर पा रहा हूँ। रेड जो कि सुन बोलती है ये तो वही दरवाजा है जिसके बारे में कीपर ने हमें मना किया था। इन्हीं सारी बातों करते हुए वे लोग जब उस कमरे के अंदर झांक कर देखते हैं तो वह डिमोनिक क्यूआई उस कमरे में रखे गए एक छोटे से चेस्ट से बाहर निकल रही थी। जोंग को जिसे लेकर काफी अजीब लग रही थी और वो इसे समझने की कोशिश कर ही रहा था तभी चिल्लाहट की आवाज आती है। हम देखते हैं कीपर फटे हुए टेक्निकों की किताबों को देखते हुआ पूरी तरह से थर्रा गया होता है, पर जोंग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जैसे ही अपना एक कदम उस रेखा के पार करता है वैसे ही उसे एक झटके के साथ एक आवाज सुनाई देता है जोंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घुटन है, मेरी मदद करो। हम देखते हैं उस चेस्ट के अंदर से अचानक ही जोंग का दादाजी बाहर निकलते हैं। अपने दादाजी को इस तरह देख जोंग थोड़ी देर के लिए शांत हो गया होता है। तो रेड उससे पूछती है क्या हुआ मॉर्टल, क्या तुम्हें सामने कुछ दिखाई दे रहा है? तो जोंग उससे पूछता है क्या तुम इसे देख नहीं सकते? इसका मतलब ये जरूर भ्रम है। जिस पर रेड कहती है इल्यूजन, मुझे पता है तुम इसके चक्कर में नहीं फंसने वाले हो। तो वो बताता है हाँ ये तो पक्की बात है, हालांकि तभी यह थोड़ा सा दुखदायी बात है वो मेरे दादाजी होने का नाटक कर रहा है। उन दोनों के इस तरह बात करता हुआ देख उस चेस्ट के अंदर से कोई चिल्लाते हुए रेड से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसमें दखल देने की निष्कृत आत्मा। जो सुन रेड वो चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निष्कृत कहने के? हम
देखते हैं चेस्ट के अंदर रहने वाला उसकी ऐसी बातों पर उसका कोई जवाब नहीं देता और सीधे जोंग से कहता है, मानो इस चेस्ट को खोलो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं रूलर ऑफ डेथ तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरा करूंगा। जो सुन जोंग वो बोलता है, क्या सही में? क्या तुम अब पहले की तरह नाटक नहीं करने वाले? वही रेड कहती है, हाँ सही कहा, ये तो खुद के शरीर को भी नहीं बचा पाया तो किसी और का इच्छा वो कैसे पूरा करेगा। उन दोनों की ऐसी बातों से उस संदूक वाले स्पिरिट की काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रही होती है, पर फिर भी वे लोग उस पर ज्यादा गंभीरता को न दिखाते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि यह संदूक एक राक्षस को बंद कर रखा है। हालांकि अब चूंकि इस पर दरार आ चुका है तो वो हमसे बात कर पा रहा है। जिस पर उस चेस्ट के अंदर से आवाज आती है, मुझे लगा कि मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि तुम मेरे आवाज को सुन सकते थे, पर तुम तो एक निष्कृत आत्मा के साथ घूम रहे हो, तुम्हें धार्मिक होना चाहिए। तो जोंग बताता है, तुम बस मुझे सेमन की तरह समझो। उस चेस्ट के अंदर से जो सुन आवाज आती है, सेमन, ऐसा लगता है कि तुम जरूर उन 3 आंखों वाले आदमी की तरह हो। उस तरह का मनुष्य पौराणिक प्राणियों का पुनः अवतार होता है, जिसके बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि वे दुर्भाग्य और विपत्ति लाती है, इसीलिए वे आमतौर पर जन्म लेते ही मारे जाते हैं। पर खैर जो भी हो, वो एकलौता था जो कि मेरी आवाज को सुन पाया था। उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं यहाँ पर आया जो कि मेरी आवाज को सुन पाता, जिस वजह से ऐसा लग रहा था मानो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो रेड कहती है, ऐसा करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। किसी के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह मिटाना ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जो सुन उस चेस्ट से आवाज आती है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि तुम्हारे जैसे निकृष्ट आत्मा को इतनी सारी चीजें पता है। जिस पर रेड फिर से चिल्लाते हुए कहती है, मुझे निकृष्ट बोलने की तुम्हारी फिर से हिम्मत कैसे हुई? तो जोंग उससे कहता है, चलो अब छोड़ो भी रेड। जो रेड कहती है, आखिर तुम मुझे कैसे इसे छोड़ने के लिए बोल सकते हो? जोंग बताता है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। जो कि रेड कहती है, मैं जानती हूँ तुम फेमिलियर स्पिरिट बनाने में टैलेंटेड हो, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले इस डिमोनिक क्यूआई को कम करना पड़ेगा। जिस पर जोंग कहता है, हाँ मैं वही करने जा रहा हूँ। तो इस चेस्ट से दोबारा आवाज आती है, मानव तुम मुझे कमाने की गलती मत करो, मैं भले ही इसके अंदर फंसा हुआ हूँ पर फिर भी मैं रूलर ऑफ डेथ हूँ। जोंग जिस पर कहता है, हाँ तो क्या हुआ? वो स्पिरिट बताता है, क्या तुम अपने ग्रैंडपा को मिस नहीं करते? जोंग जो कि थोड़ी देर के लिए उस चेस्ट की ओर एक अजीब से चेहरे के साथ देखता है। बाद में उससे कहता है, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलने के लिए इतना बेसब्र हो तो मैं तुम्हें जरूर बाहर निकालूंगा। वह आवाज जिस पर कहता है, क्या सही में? अगर हाँ तो जल्दी करो। जोंग जिस पर कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर उससे पहले तुम अपनी कुछ क्यूआई को मेरे साथ शेयर करो, तुम्हारे पास बहुत है। इसी के साथ वो अपने अट्रैक्शन स्पेल का यूज करते हुए उसके क्यूआई को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया होता है, जिसको देख वो आवाज उसे तुरंत ही चिल्लाते हुए रोकने के लिए कहता है। पर जोंग वो उसे बताता है, अब बहुत देर हो चुकी है। इतना बोलते हुए वो अपने अंदर सोच रहा होता है, यहाँ पर मेरे अपेक्षा से कहीं अधिक क्यूआई है। मैंने बस हल्का सा एब्जॉर्ब किया पर फिर भी ये 50 लोगों के मौत के बराबर हो चुका है। यह सब सोचता हुआ वो और भी अधिक जोरों से उसके क्यूआई को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तो वो आवाज कराहते हुए उससे कहती है, प्लीज रुक जाओ। जो सुन जोंग वो अपने अंदर सोचता है, आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है? वही रेड वो खुश होते हुए बोल रही होती है, बहुत अच्छे मोर्टल, अब यह काफी कमजोर हो गया होगा, जल्दी से इसे फेमिलियर स्पिरिट बना लो। जो सुनते ही जोंग अपने किन क्यूआई को बाहर निकालते हुए उस आवाज को अपना फेमिलियर स्पिरिट बनाने के लिए आगे बढ़ गया होता है, लेकिन ना जाने क्यों उसके अंदर एक अजीब सी भावना आ रही थी, मानो कुछ तो गलत है। पर फिर भी वो इस पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से वो उसका वह किन क्यूआई से बना हुआ शॉट जैसे ही उस चेस्ट से टकराता है तो उसे काफी बड़ा झटका महसूस होता है और उसका किन क्यूआई से बना हुआ शॉट वहीं पर तबाह हो जाता है। जिसे देख वो कुछ समझ पाता, तभी उसकी नजर चेस्ट की ओर जाती है, जहाँ पर की चेस्ट पूरी तरह से तबाह होना शुरू हो चुका था, जिस वजह से जोंग वो तो घबराया ही होता है। साथ ही हम देख पाते हैं रेड भी बुरी तरह से डर गई होती है। हालांकि आगे वे लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही हम देख पाते हैं उस जगह पर चारों तरफ डिमोनिक एनर्जी अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया होता है, जिस वजह से जोंग को भी अब पसीना आना शुरू हो चुका था, क्योंकि अब हम देख पाते हैं डिमोनिक एनर्जी के भयानक तरह से बाहर निकलने के साथ ही वो चेस्ट पूरी तरह से टूट जाती है और वह आवाज अपना आकार लेते हुए डरावनी हंसी के साथ कहता है, मैं बेहद ही ज्यादा लकी हूँ। जिसे देखता हुआ जोंग अपने मन में कहता है, तो तभी से वो नाटक कर रहा था कमजोर बनने के। इसी के साथ वो देखता है उस चेस्ट के टूट जाने के बाद उस
उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक पेंटिंग बाहर निकलती है, जिसे देखता हुआ वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस पेंटिंग के साथ कुछ होने लगती है और उसके अंदर से वही बीइंग अपने पहले वाली डरावनी हंसी के साथ जैसे ही अपना पहला कदम बाहर रखता है तो रेड घबराते हुए कहती है, मॉर्टल, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सामना हम कर सकते हैं। इसे देखते हुए ऐसा लगता है क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सी के किताब में बताए गए अर्बन लेजेंड और मिथिकल क्रिएचरों में से ये एक है जो कि ऐसे डायमेंशन से आते हैं जहां तक पहुंचना भी संभव नहीं है। यह जरूर सीक्रेट बीस्ट रियलम से होगा। उन सभी को इस तरह घबराया हुआ देख वो बीइंग कहता है, क्या तुम कांप रहे हो? जोंग जो कि सुनता हुआ कुछ भी नहीं कहता और अपने अंदर पहले मिली हुई लड़की की बातों को याद करता है जिसने कि उसे मारियों के बारे में सारी जानकारी देते हुए कहा था। मारियों के कई सारे लेवल होते हैं, ऑमनियस बीस्ट, स्ट्रेंज बीस्ट, मिथिकल बीस्ट, डिमोनिक बीस्ट, सेक्रेट बीस्ट, डिवाइन बीस्ट और इन सब से जो ऊपर आता है इटर्नल बीस्ट, जो कि ऐसे मिथिकल रियलम में होता है जिस लेवल पर लेजेंडरी बीइंग उसे माना जाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से ही चमड़ी जलना शुरू हो जाती है। इन्हीं सारी बातों को याद करता हुआ जोंग बड़ी ही मुश्किल से खड़ा होते हुए सोच रहा होता है, यहाँ तक कि मैं तो अपना सर भी नहीं उठा पा रहा हूँ। ब्लू स्पिरिट भी पूरी तरह से शांत हो चुकी है। क्या वाकई में इटर्नल बीस्ट वो मेरे सामने है? मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा हूँ कि आखिरकार उसके पास कैसी शक्तियाँ हैं। हम देखते हैं वो बीस्ट जैसे ही अपनी उंगली को नीचे की ओर इशारा करता है तो जोंग को एक बड़ी झटका लगता है और वो सीधे जमीन के अंदर गिर चुका था, जहाँ वो बीस्ट कहता है, धत्तेरे के, मैं तुम्हें कुचलना चाहता था। तो जोंग वो कहता है, इतने लंबे समय तक बंद रहने के बावजूद भी तुम पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए हो। जिस पर वो बीस्ट फिर से उसे जमीन के अंदर धंसाते हुए कहता है, एनर्जी से भरा हुआ? नहीं, इतने हजारों सालों तक उस संदूक में बंद रहने के बाद मैं काफी कमजोर पड़ चुका हूँ। हालांकि तब भी मैं इतना ताकतवर तो हूँ कि तुम्हारे जैसे कीड़ों को कुचल सकता हूँ। जोंग जो कि सुनता हुआ अपने मन में कहता है, चलो ये भी सही है, उसके और मेरे बीच के शक्तियों का अंतर इतना बड़ा है कि मैं कोई तर्क भी नहीं दे सकता। जबकि वो कह रहा है अभी वो बहुत कमजोर है, तब भी दूसरी तरफ वह बीस्ट जोंग को अभी भी टिका हुआ देख बोल रहा होता है, तुम्हारे जैसे इंसान वाकई में अद्वितीय है जो जिंदा होने के बावजूद भी आत्माओं को साथ लेकर घूमता है। ये सब बोलता हुआ वह जोंग के पास से रेड जिसमें रहती है उस डॉल को खींचने लगता है। रेड तुरंत ही बाहर आते हुए अपने डॉल को वहां से लेकर भागने लगती है, जिसे देख वो बीस्ट कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं है। चलो, मैं इतने लंबे समय से बंद होने के कारण बहुत भूखा हूँ, तो अब मेरे खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ वो अपना मुंह खोलता है और रेड को खींचना शुरू कर दिया होता है, जिस वजह से रेड वो जोंग को आवाज लगाने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं था। वह बीस्ट कहता है, मैं रूलर ऑफ डेथ हूँ, मुझे बनाने के लिए कई पागल और खोए हुए दिमागों को एक साथ आना पड़ा था, इसीलिए अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने मास्टर को देकर सम्मान को प्रकट करो। ये सब बोलते हुए वह रेड को खाने के लिए अपनी ओर खींच ही रहा था, तभी जोंग अपने किनक्यूआई से बने हुए शॉट को लेकर उसकी ओर आता है, जिसे देखता हुआ वो बीस्ट बिना अपनी जगह से हिलते हुए बस अपनी उंगली को हिलाता है और जोंग को बहुत ही तेजी के साथ पीछे दीवार पे जाकर पटक देता है। यही कारण था कि अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी थी, लेकिन वो बीस्ट वो उसके मजे लेता हुआ फिर से अपनी उंगलियों को चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है, जिस वजह से जोंग उसकी उंगली के इशारे से ही चारों ही तरफ दीवार में बार बार टकरा रहा होता है। इस कारण से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई होती है। रेड और जोंग की ऐसी हालत को देख व्हाइट भी अपनी डॉल से बाहर निकलते हुए उस बीस्ट पर अटैक करते हुए कहता है, मास्टर को छोड़ दो। लेकिन वो बीस्ट उसके चेन को बड़ी आसानी के साथ तोड़ते हुए कहता है, तुम्हारे पास काफी अच्छी छोटी मोटी ट्रिक है, हालांकि तब भी तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी मेरे इस अनमोल शरीर को छूने के बदले में। इतना बोलते हुए वह व्हाइट के दोनों ही हाथों को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिस वजह से वह भयंकर तरीके से दर्द में चिल्लाता है। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जो कि अपने दोनों स्पिरिट और अपनी ऐसी हालत पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, जबकि वो बीस्ट उन तीनों की ऐसी हालत करने के बाद सोच ही रहा था कि अब इनके साथ क्या किया जाए। वही रेड बुरी तरह बेबसी में अपनी दांत को पीसी रही थी, तभी जोंग वो हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उसे इस तरह हंसता हुआ देख वो बीस्ट उसकी ओर जाते हुए कहता है, तुम ऐसी स्थिति में भी हंस रहे हो, ये काफी दिलचस्प है, जबकि मैं तुम्हें डर में कांपते हुए देखना चाहता हूँ। ये सब बोलता हुआ वह जोंग के साथ आगे कुछ कर पाता, तभी कमरे के बाहर हम देख पाते हैं कीपर पहुंच चुका था और कमरे के अंदर इतने सारे लोगों को देखते हुए कहता है, यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है और तुम हो कौन? उसे वहाँ पर देख वो बीस्ट कहता है, ये तो तुम हो, आज मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। इतना बोलते हुए वो उसे भी अपनी ओर खींचने के लिए जैसे ही अपने पावर का इस्तेमाल करता है तो वो देखता है उसका पावर कीपर पर कोई भी काम नहीं करता, जिसे देखता हुआ वो काफी ज्यादा परेशान होता है और कमरे के बाहर खींची गई लाल रेखा को
को देखते हुए सोचता है क्या ये उस रेखा के कारण है। लगता है उसे 3 आंखों वाले उस इंसान ने खींचा है। खैर छोड़ो, पहले मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। कीपर उसे अपनी ओर आता हुआ देख तुरंत ही वहाँ से भागता है। वहीं हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि जैसे ही उस रेखा पर अपने पैरों को रखता है तो उसके सामने एक बैरियर अपीयर होता है और उसे काफी ज्यादा जोरदार तरीके से पीछे की ओर धकेल देता है, जिससे कि वो हल्का सा भी नहीं संभल पाता। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देख जोंग अपने दोनों स्पिरिटों से कहता है जल्दी करो और यहाँ से भागो। इसी के साथ वो तीनों ही उस बीस्ट को पीछे छोड़ वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो बीस्ट इतनी आसानी से तो उन लोगों को वहाँ से जाने नहीं देता। रेड और व्हाइट भले ही उसके हाथों से बच चुका था, लेकिन वो जोंग को पकड़ लेता है और उसे रेखा पार करने से रोक देता है। रेड और व्हाइट जो कि देख बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि वह बीस्ट अपने डिमोनिक की वजह से जोंग को घेरते हुए बोल रहा होता है तुम बहुत तेज सोचते हो, एक क्षण के अंदर ही तुमने ये सारी चीजें सोच ली। तो जोंग वो बोलता है तुमसे निपटना वाकई में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिस पर कि वो बीस्ट बताता है मैं काफी ही बड़ी मुश्किल स्थिति में फंस चुका हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस 3 आंखों वाले आदमी के पास इतनी शक्तियाँ होगी, इसीलिए चलो मैं वो ऑफर तुम्हें फिर से दे रहा हूँ जो कि मैंने तुम्हें पहले दी थी। तो जोंग हंसते हुए कहता है कौन सी ऑफर? वो वाली जब तुमने कहा था अगर मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ तो तुम मेरी इच्छा को पूरा करोगे। क्या ही मजाक है। वह बीस्ट जो कि सुनता हुआ कुछ भी नहीं बोलता है तो जोंग कहता है तुम ऑलरेडी मेरी मदद से बाहर आ चुके हो। तो वो बीस्ट कहता है ऐसी सिचुएशन में भी तुम बहुत ही ज्यादा लालची बन रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जो कि सुन जोंग उससे कहता है तुम बस अपने बातों पर टिके रहो, जिस पर वो बीस्ट अपने हाथों से कुछ इशारे करते हुए बोलता है बच्चे क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता हूँ? इसी के साथ वो उसके हाथों को वहीं पर बुरी तरह तोड़ देता है, जिससे जोंग को दर्द तो बहुत होता है, पर फिर भी वो हंसते हुए उस बीस्ट से कहता है मैं दोबारा तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। जो सुन वो बीस्ट कहता है तुम बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर पा रहे हो, चलो अच्छा है। अब देखते हैं अगर मैं तुम्हारे दोनों पैर को तुम्हारे शरीर से अलग कर देता हूँ तो क्या होगा? तो जोंग वो बोलता है मैं तुम्हें बता दूं मुझे वाकई में इन सब की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन याद रखना अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारा तो तुम हमेशा के लिए इस जगह पर फंसे रह जाओगे। वह बीस्ट जो कि सुन कहता है अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। सही कहा ना? ऐसा लगता है तुम अपनी लाइफ को काफी ज्यादा वैल्यू करते हो। तो जोंग बताता है नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर हर कोई एक ना एक दिन मरेगा, फिर अपनी लाइफ के लिए क्यों ही भीख मांगना, मैं तो बस मरने से पहले किसी को मारना चाहता हूँ। वह बीस्ट जिस पर कहता है क्या बदला, ये तो मेरे इंटरेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो जोंग वो कहता है ऐसा लगता है मैं इस सिचुएशन में तुमसे ज्यादा कुछ मांग नहीं सकता, तो बताओ तुम क्या करने वाले हो? जिस पर वो बीस्ट बोलता है तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो, तो चलो मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलूंगा, वैसे भी केवल एक ही जान की बात है, इसके अलावा मेरा मूड भी अच्छा है, तो जो करना है जल्दी करो। इतना बोलते हुए वह जोंग को नीचे उतार देता है, जहाँ पर कि जोंग अपने टूटे हुए हाथ को देखते हुए सोच रहा था ऐसा लगता है अब मैं इसे कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। वहीं वो बीस्ट उसके पीछे देखते हुए कहता है जरा वहां तो देखो। जो सुन जोंग जब अपने पीछे देखता है तो रेड और व्हाइट दोनों ही परेशान होते हुए उसे ही देख रहे थे, जिसे लेकर जोंग सोच ही रहा था कि मेरे पास केवल एक मौका है, केवल 1 सेकेंड। पर तभी हम देखते हैं वो बीस्ट दोबारा अपने डिमोनिक एनर्जी में उसे जकड़ते हुए कहता है लेकिन इंसान रुको, क्या मुझे तुमसे नेगोशिएशन करने की कोई आवश्यकता है? क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर को भी तो अपने बस में करके इसे अपनी इच्छा अनुसार चला सकता हूँ। जोंग जो कि सुन अपने मन में सोचता है अरे यार मैं फंस गया, मैं कैसे भूल गया एक इंसान होकर भी मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करता, तो ये इटर्नल बीस्ट जो कि हजारों साल पुराना है वो मुझे एक भी मौका देगा कुछ करने के लिए। दादाजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, अपनी जान को जोखिम में डालने के बावजूद भी मैं आपके बदले को लेने में नाकामयाब रहा। जोंग की इतनी बुरी हालत को देख रेड और व्हाइट की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, जिसे देखता हुआ जोंग वो फिर से अपने मन में कहता है अरे यार ये लोग अपने मौत के बाद भी अपने बदले को लेने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आखिरकार मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? क्या मेरे बदला लेने की इच्छा इतनी कमजोर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया होता है, यहाँ तक कि हम देखते हैं उसके किन क्यूआई से बना हुआ स्वॉर्ड का रंग भी वो पलट चुका था, जिसे देखता हुआ वो बीस्ट कहता है कमीने अब तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? पर जोंग उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए बस एक ही शब्द को बोल रहा था और भी ज्यादा। उसे इस तरह पागल होता हुआ देख रेड वो उसकी एनर्जी को देखते हुए सोचती है ये तो किन क्यूआई से भी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इस लेवल को पाने के लिए तो सुप्रीम पीक रियलम का समझ होना चाहिए। हालांकि इसका ये कलर है, हम देखते हैं जोंग के एनहेंस क्यूआई का कलर पूरी तरह डेथ क्यूआई की तरह ब्लैक होती, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से मूनलेस वाइड वर्ड टेक्निक का अटैक करता है
उस बीस्ट पर, जिससे कि वो बीस्ट बचते हुए कहता है, मैंने पहले भी इसे नोटिस किया था, एक जिंदा मनुष्य होकर तुम डेथ क्यूआई को कैसे संभाल सकते हो? ये अजीब और बहुत अजीब है। इसीलिए चलो अब काफी हुआ, तुम में मेरा इंटरेस्ट वो जाग चुका है। अब मैं तुम्हें स्टडी करके अपने सवालों का जवाब पाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जंग वो सोच रहा होता है, क्या मैं अभी भी हम दोनों के बीच के शक्तियों के गैप को थोड़ा सा भी कम नहीं कर सकता? क्या मेरा खात्मा इसी तरह यहीं पर हो जाएगा? ये सब सोचता हुआ वो अचानक से ही देखता है अपने पीछे से कई सारे ब्लडी हैंड को आगे जाते हुए, जो कि सीधे उस बीस्ट को चारों तरफ से घेरते हुए एक ही जगह पर रोकने की कोशिश करने लगती है। इस कारण से वो बीस्ट कहता है, तुम निष्कृष्ट आत्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? पर रेड अब वो रुकने वाले नहीं थे। वो अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए जोंग से चिल्लाते हुए कहती है, मॉर्टल भागो यहाँ से। जोंग जो कि सुन पहले तो थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं समझ पाता, पर थोड़े समय बाद जब उसे सिचुएशन का भान होता है तो वो तुरंत ही वहाँ से भागते हुए सोचता है, आखिरकार क्यों? भले ही वो मेरी फैमिलियर स्पिरिट है, पर फिर भी उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नहीं, ये कारण नहीं है तो फिर कारण क्या है? ये सब सोचता हुआ वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वहीं हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि रेड के जाल से बाहर निकलते ही उसके गले को पकड़ता हुआ कह रहा था, मैंने सोचा था तुम एक निष्कृष्ट आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। चलो तुम मेरे भूख को मिटाने के लिए काफी रहोगे। इसी के साथ वो उसे निकलना शुरू कर दिया होता है। वहीं पीछे करा जोंग वो अभी भी रेड को देखते हुए सोच रहा था, आखिरकार क्यों? जबकि रेड वो उसे देखते हुए बोल रही थी, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जो सुन पता नहीं जोंग को क्या होता है, हम बस उसे अपनी आंखें आश्चर्य में बड़ी करते हुए देखते हैं। साथ ही देखते हैं सिचुएशन के गंभीरता को देखते हुए भी वो पीछे की ओर मुड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और फिर काफी ज्यादा गुस्से में भागते हुए रुकता है और उससे एक छोटा सा नाइफ को बनाते हुए सीधे अपने दिल के अंदर धसा देता है, जिसे देख रेड तो चौंकती ही है, साथ ही बीस्ट भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। वहीं हम जोंग को देखते हैं जिसके दिल के अंदर जैसे ही उस इनहेंस की वजह से बना हुआ नाइफ जाता है तो वह खून की उल्टियां करना शुरू कर दिया था। बाद में एक डरावनी हंसी के साथ कहता है, मिस्टर अब तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। ये सब बोलता हुआ वो अपने मौत के कगार पर पहुंच चुका था और जैसे ही जमीन पर गिरने लगता है तो वह बीस्ट रेड को छोड़ उसकी ओर भाग कर आता है और उसे बालों से उठाते हुए कहता है, तुम पागल इंसान कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने के? साथ ही वो सोच रहा था अगर वो मर गया तो मेरे लिए सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, मैं उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दे सकता हूँ। ये सब सोचता हुआ वो परेशान हो ही रहा होता है। तभी जोंग उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था पर अंततः मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। जिस पर वो बीस्ट सोचता है आखिरकार वो करने की क्या कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं जोंग अपने अट्रैक्शन स्पेल को कास्ट करते हुए उसकी सारी डिमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए सोच रहा होता है, मेरा अंदाजा सही था, मेरा अट्रैक्शन स्पेल उसके डिमोनिक एनर्जी को रोक रहा है, अपने लाइफ को दांव पर लगाना ये बेकार नहीं गया। दूसरी तरफ वह स्पिरिट जोंग को रुकता हुआ ना देख काफी ज्यादा गुस्से में उसके सर को पकड़ता है और उससे खुद को छुड़ाने के लिए बार बार उसके सर को दीवार पर मारते हुए बोल रहा होता है, कमीने रुक जा। पर जोंग भाई साहब वो तो दर्द को भी एंजॉय कर रहा होता है, जिस वजह से वो बोल ही रहा होता है कि अगर तू रुका नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। तभी वो देखता है पीछे से रेड भी आ चुकी थी और अपने ब्लडी हैंड के साथ उसे जकड़ना शुरू कर दिया होता है, जिस वजह से वो कहता है, धत तेरे के, तुम निष्कृष्ट आत्मा कहीं की। रेड जिस पर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निष्कृष्ट आत्मा कहने के? न बोलते हुए वो और भी ज्यादा अपनी पावर को बढ़ाने लगती है। वहीं जोंग को देखते हैं वो उसकी ऐसी हालत को देख और भी भयानक तरह से डेविल हंसी हंसना शुरू कर दिया होता है। वह बीस्ट जिसको देखता हुआ अब घबराना शुरू कर दिया होता है और खामोशी में जोंग के चेहरे को ही देख रहा था, जो वाकई में डरावनी थी, क्योंकि अब उसने जो अपने अट्रैक्शन स्पेल को उस पर कास्ट किया था उसके चलते वो अपने ह्यूमन फॉर्म को खोने लगा था और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू हो गया होता है। यही कारण था जिस वजह से वो अपने मन में कहता है, मैं 6 डीमनों में से एक हूँ, पर फिर भी क्या मैं डर रहा हूँ, वो भी इसके जैसे तुच्छ इंसान से? नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा होना असंभव है। मैं जो कि हजारों साल जी चुका हूँ इसके जैसे मामूली अनगिनत इंसानों को डर में डुबाया हूँ, मैं डर नहीं सकता। अब जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। इसी के साथ वो अपने अंदर से कुछ तो बाहर निकालता है और उसे जोंग के अंदर डालने लगता है, जो देखता हुआ रेड चिल्लाते हुए कहती है, नहीं ये तो एस्ट्रल बॉडी है। पर अब काफी देर हो चुकी थी, वो चीज जोंग के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया होता
होता है, जिस वजह से रेड उसकी ओर भागते हुए कहती है नहीं, वो उसकी बॉडी को पोजेस करने की कोशिश कर रहा है पर वो उसकी जैसी पावर को कभी भी सहन नहीं कर पाएगा। वहीं हम जॉन्ग के बॉडी के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि वो बीस्ट जैसे ही एंटर करता है तो उसे अपने सामने डीमन सील दिखाई देता है, जिसके चलते वो तुरंत ही डर के मारे उसके बॉडी से बाहर आते हुए कहता है ये क्या था, कमीने कहेंगे तुम्हारे अंदर वो है क्या। हम देखते हैं उसने जो अपने असली फॉर्म को ह्यूमन बॉडी के अंदर छुपाए रखा था वो अब जॉन्ग के अंदर डीमन सील की वजह से पूरी तरह से बाहर आना शुरू हो गया होता है। वही जॉन्ग वो कहता है तुम आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हो, तो वह बीस्ट खून की उल्टियां करते हुए कहता है तुम हरामखोर कहीं के। इसी के साथ वह जॉन्ग के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाते हुए आगे कहता है तुच्छे इंसान होने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसके ऐसे रूप को देख ये लोग बुरी तरह से घबरा चुके थे, क्योंकि वह बीस्ट अब अपने असली रूप में आ चुका था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी रेड और जॉन्ग से बड़ी थी। हम देखते हैं वो भेड़िया और शेर के मिक्सर टाइप कोई बीस्ट होता है, वो अपने असली फॉर्म में आते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे असली रूप को बाहर निकालने के, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। इतना बोलते हुए वो जॉन्ग को मारने के लिए आगे जा ही रहा था, तभी अचानक उसे एक झटका महसूस होता है और वो अपनी जगह पर रुकते हुए जॉन्ग को देखते हुए कहता है यह तो वही टेक्निक है जिससे कि वो एनर्जी को अपने अंदर खींचता है, और इस बार वो एनर्जी खींच कहाँ से रहा है। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही अपने पीछे देखता है तो जॉन्ग उस चेस्ट से एनर्जी को ले रहा था या फिर डाल रहा था, मुझे समझ नहीं आया, तो छोड़ो। वो बस अपने अट्रैक्शन स्पिल के साथ कुछ तो कर रहा था उस टूटे हुए चेस्ट के साथ, शायद वो उसे ठीक करने के लिए इस बार एनर्जी खींच नहीं बल्कि डाल रहा था, जिस वजह से वह बीस्ट काफी ज्यादा घबरा चुका था और जॉन्ग को बोल ही रहा था कि कमीने रुक जा। उतने में ही हम देखते हैं कि उस चेस्ट के अंदर रखे गए स्क्रॉल में फिर से हरकत होती है और वो जैसे ही पूरी तरह से खुलता है तो वो उस बीस्ट को वापस अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया होता है, जिससे छूटने के लिए वो बीस्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था पर उसकी सारी कोशिशें वो नाकाम थी। वही जॉन्ग अपनी और भी ज्यादा ताकत को लगाते हुए सोच रहा होता है मैं बिल्कुल सही था, यदि यह चेस्ट इसके जैसे पावरफुल स्पिरिट को अपने अंदर सील करके रख सकता है तो अगर मैं उसके अंदर से डेथ क्यूआई को दूर कर दूं तो यह फिर से काम करेगा। मतलब कि साफ था वो उस चेस्ट के अंदर से एनर्जी को सोख नहीं रहा था बल्कि उसके आसपास से डेथ क्यूआई को साइड कर रहा था, जिसकी वजह से वो पहले टूटा था, जबकि इधर यह बीस्ट अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए बोल रहा होता है यह सील अब मुझे और नहीं रोक सकता। इसी के साथ वह एक जोरदार दहाड़ के साथ जैसे ही उस सील को तोड़ने वाला होता है तभी जॉन्ग और रेड एक साथ मिलकर उसे खतरनाक किक को देता है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे उस सील के अंदर जाकर फंस चुका था, जिसे देख ये लोग चैन की सांस ले ही रहे होते हैं। तभी वो बीस्ट एक आखिरी बार अपने दानवी दहाड़ के साथ फिर से उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता और अंततः उसे उस पेंटिंग के अंदर जाना ही पड़ता है, जिसके तुरंत बाद ही वो पेंटिंग बंद हो जाती है। साथ ही वो चेस्ट भी दोबारा रिपेयर होते हुए उस पेंटिंग को अपने अंदर समाता हुआ पहले के जैसा ही अपनी जगह पर जाकर शांत हो चुका था। जॉन्ग जो देखता हुआ कहता है चलो जान में जाना है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मानो मैं इसे बचा ही नहीं पाऊंगा। इसी के साथ वो जमीन पर बैठकर कुछ करने लगता है। वहीं रेड वो जमीन पर लेटते हुए कहती है हम बहुत भाग्यशाली थे जो सील दोबारा काम किया। ये सब बोलता हुआ उसका ध्यान अचानक ही जॉन्ग के चेहरे की ओर जाता है, जिसको देख वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुई थी, क्योंकि जॉन्ग के चेहरे पर दरार पड़ना शुरू हो चुका था और उसके अंदर से कई रंग की एनर्जी बाहर निकल रही थी, जो कि मेटामॉर्फोसिस के कारण था, यानी कि काया पलट होने के चलते, जो तभी होता है जब कोई पिक रियलम से इनलाइटेड हो, जहां उसके रेन और डू मेरिडियन खुलते हैं। यही कारण होता है कि वो पहले से बहुत ही अधिक क्यूआई को संभाल सकता है। इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए रेड कहती है ऐसा आमतौर पर इवोल्यूशनरी लेवल पर पहुंचने के बाद ही होता है, हालांकि मोर्टल वो अपने ट्रांसेंडेंट लेवल से ऊपर भी नहीं गया और वो ऐसा कर सकता है, यहाँ तक कि उसका शरीर इटर्नल बीस्ट की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने के लिए इवॉल्व हो गया। वाकई में वो दूसरों से अलग है। कुछ समय बाद हम देखते हैं जॉन्ग अपने इवोल्यूशन से बाहर आ चुका था, जहां वो खुद को देखते हुए सोचता है मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूं। क्या यही फीलिंग होती है सुप्रीम पीक रियलम पर? यहाँ तक कि मैं खुद पर लगे हुए किसी भी चोट के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं पहले से बहुत ही अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। क्या मुझे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए? ये सब सोचता हुआ वो मास्टर के साथ इटर्नल बीस्ट के बारे में पहले की गई बातों को सोचता है, जहाँ पर कि मास्टर ने उससे पूछा था क्या तुमने कभी सुना है कि इटर्नल बीस्ट को
को कोई अपना फैमिलियर बनाया हो? तो जोंग वो बताता है नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना। जिस पर मास्टर कहता है मुझे पता था, तुमने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन इस दुनिया में दो लोग हैं जिसने की इटर्नल बीस्ट को अपना फैमिलियर स्पिरिट बनाया है। वे दोनों ही सेमन है जिन्हें लोग देव का दर्जा दिए हुए हैं, क्योंकि वे दोनों ही डिवाइन रैंक को रीच कर चुके हैं। इन्हीं सारी बातों को याद करता हुआ जोंग अपने मन में कहता है मुझे अभी काफी लंबा सफर तय करना है। इतने में ही एक आवाज आती है मोर्टल, जो सुन जोंग जैसे ही अपने पीछे देखता है तो वो रेड होती है। इसके कारण वो काफी ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसकी भी बॉडी जोंग की तरह ही अब टूटना शुरू हो चुका था। जो देखता हुआ वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही रेड कहती है मेटामॉर्फोसिस लाजवाब था। हालांकि ऐसा नहीं लगता है कि तुम बाहरी तौर पर बदले हुए हो, पर ऐसा लगता है कि तुम अगले 2 सालों में इवोल्यूशनरी रियलम पर पहुंच जाओगे। पर जोंग उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए उससे कहता है क्या तुम्हारी एनर्जी बहुत कमजोर पड़ गई है? तो वो बताती है मैं बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, बदले में बिना कुछ पाने की उम्मीद में। जिस पर जोंग उससे पूछता है तुमने मेरी मदद क्यों की? तो वो बताती है अगर तुम मर जाते तो सारी चीजें यहीं पर खत्म हो जाती, पर क्या तुम दुखी हो मेरे खत्म हो जाने से? जो कि सुन जोंग उससे पूछता है क्या तुम वाकई में गायब हो जाओगे? तो वो बताती है हाँ, अब मेरे लिए कोई भी आशा नहीं बचा है, तो तुम दुखी मत होना। हालांकि मुझे शक है कि तुम्हें दुख भी होगा कि नहीं। खैर तुम दुखी होना या नहीं होना, पर प्लीज मेरा बदला ले लेना। इतना बोलते हुए वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था और मरने के लिए तैयार ही थी। तभी जोंग उससे कहता है तुम ये सारी किस तरह की बकवास कर रही हो? पहले तुम रिकवर हो फिर मुझे समझाना तुम बोलने की क्या कोशिश कर रही थी। इतना बोलते हुए वह अपनी डिमोनिक क्यूआई को उसके अंदर भरना शुरू कर दिया होता है, जिसे देख रेड हैरानी में अपने मन में कहती है वह अपना डिमोनिक क्यूआई मेरे साथ शेयर कर रहा है। ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, साथ ही इसकी कंसंट्रेशन भी बहुत ही हाई है। मैं काफी जल्दी रिकवर हो रही हूँ। हम देखते हैं वो थोड़ी ही देर में नेवी स्पिरिट रियलम पर पहुंच चुकी होती है। यही कारण था जो वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वहीं जोंग वो कहता है लगता है कि मैं ही केवल लकी नहीं था। साथ ही वो सोच रहा होता है ओरिजिनल बुक ऑफ द इन यांग स्कूल में बताया गया था नेवी स्पिरिट रियलम पर पहुंचने के बाद स्पिरिट अपने इल्यूजन को रियलिटी से भी बढ़िया बना सकती है, क्योंकि उसकी शक्तियां डिमोनिक बीस्ट के बराबर हो जाती है। ऐसा लगता है वो वाकई में भाग्यशाली है। ये सब सोचने के बाद वो रेड से पूछता है चलो अब मुझे बताओ तुम पहले क्या बोल रही थी? जिस पर कि रेड वो कुछ भी नहीं समझ पा रही होती है कि अब वो क्या बोले। वहीं जोंग उसे मॉक करते हुए कहता है हाँ तुम अभी भी चुप हो? अरे बताओ तो तुम मुझसे पहले क्या करवाना चाहते थे? जहाँ तक मुझे समझ आया था ये कुछ बदला टाइप था। इसी तरह वो उसके काफी मजे लेने लगता है तो रेड गुस्से में कहती है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। उन दोनों को इस तरह देख व्हाइट उन दोनों के बीच में आते हुए अपने कटे हुए हाथों को उन्हें दिखाते हुए रोने लगता है, जिसे देख जोंग उसे भी ठीक कर देता है। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रेड और जोंग वहाँ से जा रहे होते हैं। वहीं पीछे खड़ा कीपर उन्हें बाय बोलते हुए कह रहा था प्लीज मुझे वापस लेने आना मत भूलना। तो रेड वो कहती है हाँ ठीक है। हमें पता चलता है उस कीपर के बॉडी को व्हाइट ने पोजेस किया था। इसी के साथ हम कुछ समय पहले देखते हैं आखिरकार व्हाइट को ठीक करते हुए हुआ क्या था। जब व्हाइट अपने कटे हुए हाथों को जोंग के पास लेकर आया था तो जोंग ने उसे भी अपने डिमोनिक क्यूआई को दिया था, और चूंकि वो पहले से ही ब्लू रैंक के स्पिरिट लेवल पर पहुंचने वाला था तो जोंग के हल्का सा ही डिमोनिक क्यूआई को उसे देने से उसका लेवल अप हो गया। इसी बीच कीपर जब उस जगह के जाल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था तो व्हाइट ने उसे पकड़ा और उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया। इसी के साथ वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर कि व्हाइट अपनी नई बॉडी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। जिसे देखता हुआ जोंग वो बोलता है वह वाकई में बहुत ही ज्यादा खुश है, शायद इसलिए क्योंकि अब वह यहाँ की सारी किताबों को पढ़ सकता है। चलो अच्छा है। इतना बोलकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम व्हाइट को देखते हैं जो अपने साथ बहुत सारे किताबों को ले जाते हुए काफी ज्यादा खुश होता है। और जब वह उसी बीस्ट वाले कमरे के पास से गुजरता है तो उसके अंदर देखता हुआ वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और उसके अंदर चेस्ट को देखते हुए सोचता है चलो ये अभी भी ठीक है, पर क्या सच में इस लकड़ी में इतनी शक्ति है? साथ ही वो कुछ समय पहले वाली बातों को भी याद करता है, जहाँ पर कि जोंग उस इटर्नल बीस्ट को उस चेस्ट के अंदर बंद करते हुए कहा था मुझे लगता है कि इसे यहीं पर कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। तो व्हाइट उससे पूछता है क्या आप वाकई में इसे अपने साथ नहीं ले जाओगे? जोंग बताता है नहीं, अगर मैं इसे अभी ले जाता हूँ तो मुझे ही नुकसान होगा, इसीलिए फिलहाल के लिए हम इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तुम बस यहाँ पर कोई इसे लेने के लिए आए तो मुझे बताना। इन्हीं सारी बातों को
याद करता हुआ व्हाइट वो कहता है, बस कुछ समय तक मुझे इसका ख्याल रखना है। पर मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस इटर्नल बीस्ट ने जिस 3 आंखों वाले आदमी के बारे में बताया था, आखिरकार मास्टर उसके बारे में क्या सोचते हैं। चलो छोड़ो, मास्टर किसी न किसी तरह से इन सारे मामलों को संभाल ही लेंगे, मुझे चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ हम उस ट्रेजरी के बाहर देखते हैं। अब शाम हो चुकी थी, लेकिन वो बंदा जिसने कि जोंग को अपने साथ लाया था वो अभी भी उसका इंतजार करते हुए सोच रहा होता है उसे अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। काफी देर हो चुकी है, हालांकि उसने कहा था थोड़ी देर लगेगी, पर इतना देर, बहुत देर हो चुकी है। क्या वहाँ पर कुछ हुआ होगा? मुझे एक बार जाकर चेक करना चाहिए। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही वहाँ पर जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो जोंग उसके पीछे ही खड़ा था, जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है। इसीलिए जोंग उससे कहता है, क्या मैंने बहुत ज्यादा इंतजार करवा दिया? तो वो बंदा पीछे हटते हुए कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है, ट्रेजरी में जाने से पहले उसकी QI फर्स्ट रैंक की थी, पर अब मुझे उसके अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि मेरे इतने पास होने के बावजूद भी मैं कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ। आखिरकार उसने उस ट्रेजरी के अंदर क्या हासिल किया होगा? ये सब सोचता हुआ वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो चुका था तो जोंग आगे जाते हुए कहता है, चलो अब हमें चलना चाहिए। लेकिन वो बंदा उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए अभी भी सोच रहा होता है, मैं अब बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ कि ये आखिरी टेस्ट वो कैसा होने वाला है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन रात के समय की होती है, जहाँ एक अनजान सी जगह के सामने एक बंदा आता है जो कि 5 किंगों में से सबसे टॉप का लाइटनिंग फिस्ट किंग होता है। वो अपने सामने के मैनर को देखता हुआ सोच रहा था, मैनर ऑफ द डार्क सेक्ट 3 सेक्टों में से एक है, हमेशा इतना शुभ होता है, हमेशा इतना प्रिय होता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कितनी बार आता हूँ। ये सब सोचता हुआ वो कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से कोई आते हुए कहता है, तो आप यहाँ पर हैं। 2 महीने पहले हुई कंपटीशन के बाद ये पहली बार है जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। जिस पर फिस्ट किंग उस बंदे की ओर देखते हुए कहता है, लंबा समय, क्या तुम अभी भी इस गंदे मास्क को लगाए रखोगे? तो उसके सामने खड़ा बंदा जो कि हेवन एंड अर्थ काउंसिल के अंदर आने वाले 3 सेक्टों में सबसे पहले पावर को रखने वाला डार्क सेक्ट का लीडर, वो कहता है, यह तो बस रोल है। जिस पर फिस्ट किंग वो बोलता है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ डार्क सेक्ट खुफिया जानकारी और रिकॉर्ड को रखने में माहिर है। यही कारण है कि केवल अर्थ एंड हेवन काउंसिल के लीडर ही डार्क सेक्ट के लीडर का चेहरा और लिंक को देख सकते हैं, और फिर भी ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। दूसरी तरफ डार्क सेक्ट का लीडर वो कहता है, चलिए आप बताइए इस बार आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो फिस्ट किंग अपने साथ लाए हुए चीज को उसके सामने रखते हुए कहता है, वेल ये लो, यह टॉप स्कॉलर रेड है, मतलब कि वो बेहद ही अधिक हाई रैंक का वाइन होता है। जिस वजह से डार्क सेक्ट का लीडर वो उससे पूछता है, वाकई में? पर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये रिश्वतखोरी किस लिए? फिस्ट किंग बताता है, यह कॉर्प्स ब्लड वैली के ट्रायल के लिए है, क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट फेवर चाहिए। डार्क सेक्ट का लीडर जो सुनते ही हंसना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना एक डिसेबल को त्याग दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम्हें मना करना पड़ेगा। फिस्ट किंग जिस पर उसकी ओर काफी ज्यादा गंभीर रूप से देखने लगता है तो डार्क सेक्ट का लीडर वो कहता है, हालांकि ऐसे दुर्लभ शराब को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है तो मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को ठुकरा भी नहीं सकता। इसीलिए यदि तुम जिस डिसेबल को चाहते हो, अगर मैं उसे नहीं चाहता रहूंगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। फिस्ट किंग जो कि सुनता हुआ अपने मन में कहता है, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ पर एहसान मांगने आया हूँ तो मुझे बोलना ही होगा। इसी के साथ वो कहता है, मुझे बैकिंग सेक्ट का वो बच्चा चाहिए। साथ ही वो अपने अंदर सोच रहा होता है, मेरे टेक्निक को उसके जैसा कोई इंसान ही सीख सकता है। मैंने पहले अपने डिसेबलों को अपनी टेक्निक को सिखाने की कोशिश की, पर मेरे टेक्निक के कठिन बदलाव के कारण वो सीखते सीखते अपंग हो गया। हम देखते हैं डार्क सेक्ट का लीडर जो कि सुन उससे कहता है, ओह तो ऐसी बात है, चलिए ये बहुत अच्छा है, मैं जिसे चाहता हूँ वह एक लड़की है। तो फिस्ट किंग वो बोलता है, एक लड़की? क्या आप महुआ हाउस की उस बच्ची की बात कर रहे हो? डार्क सेक्ट का लीडर बताता है, हाँ सही कहा। फिस्ट किंग जो कि सुन बोलता है, तब तो ये बहुत ही खुशी की बात है, मुझे बस वो बच्चा चाहिए था। मुझ पर एहसान करने के लिए आपका शुक्रिया। डार्क सेक्ट का लीडर जिस पर कहता है, अरे नहीं ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। तो फिस्ट किंग वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, महुआ हाउस की वो बच्ची, ये कैसा संयोग है, साउंड वैली मास्टर भी उस बच्ची को चाहती है। लगता है डार्क सेक्ट के लीडर तुम्हें थोड़ी सी परेशानी से गुजर
करनी पड़ेगी। ये सब सोचने के बाद वो उससे कहता है ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। सेम टाइम पर हम किसी दूसरी जगह को देखते हैं जहाँ पर के जंग और महुआ हाउस की लड़की दोनों साथ बैठे थे। तभी महुआ हाउस की लड़की के कान में कुछ होता है और वो अपने पीछे देखते हुए कहती है मेरे कान में ये किस तरह की खुजली है। और हाँ, ये वो अपने मन में सोच रही थी, पर जंग जो कि उसकी बातों को सुना भी नहीं था वो उससे कहता है तुम्हारे कान में खुजली हो रही है, किस तरह की। जिस पर वो पहले तो हड़बड़ाती है, बाद में कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हो। इतना बोलते हुए वो अपने मन में कहती है वो भी इतनी देर रात। जिस पर जंग वो बताता है मैं बस देखना चाहता था कि तुम आखिरकार किस तरह मेरी लोगी। बेचारी महुआ हाउस की लड़की जो सुनते ही बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी और अपनी इज्जत को बचाते हुए वो उससे कहती है मुझसे दूर रहना। साथ ही वो सोच रही होती है इतनी देर रात चुपके से मुझसे मिलने के लिए इच्छा करना और मुझसे कहना कि मेरा ले लो। निश्चित रूप से वो वही चाहता है। ये सब सोचता हुआ वो बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। तभी जंग उससे कहता है डुअल में मेरी जान ले लो। जो सुन महुआ हाउस की लड़की वो बोलती है क्या ट्रेनिंग की बात कर रही हो। वो बताता है हाँ सही कहा, मैं बस वार्म अप करना चाहता था कल के ट्रायल के लिए। जिस पर कि महुआ हाउस की लड़की की पूरी तरह से पोपट बन चुका था। यही कारण था कि वो अपने मन में कहती है तो वह इस बारे में बात कर रहा था। चलो अच्छा है, हालांकि ये आदमी मुझे किसी भी तरह से एक औरत के रूप में क्यों नहीं देखता। पर रुको, वो अचानक ही डुअल के बारे में क्यों बोल रहा है। खैर छोड़ो, मैं वैसे भी उससे बदला लेना चाहती थी। पहले मैं उससे इसलिए हारी क्योंकि मैं उसे हराना चाहती थी, लेकिन अब यह हत्या की बात है तो अलग कहानी होगी। दूसरी तरफ जंग उसे इतना सोच में डूबा हुआ देख कहता है तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम काफी ही ज्यादा खुश हो, तो चलो मुझे मारने की अपनी पूरी कोशिश करना। अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हारे अंदर से पॉइजन को खत्म कर दूंगा। जिस पर महुआ हाउस की लड़की कहती है क्या सच में। वो बताता है हाँ मैं वादा करता हूँ अगर तुम जीत इससे आगे कुछ बोल पाता। उसी समय महुआ हाउस की लड़की उस पर अटैक कर दिया था, पर जंग बड़ी ही आसानी के साथ उसके अटैक से बचते हुए अपनी उंगली को उसके गले पर रख देता है। यानी कि वो चाहता तो उसे उसी समय मार सकता था, इसलिए अब साफ था कि वो हार चुकी थी। जिस वजह से जंग वो कहता है तुम काफी स्लो हो। साथ ही वो अपने स्पीड को देखता हुआ सोच रहा होता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है। तो रेड वो उसे बताती है इतना अहंकारी भी मत बनो, क्योंकि सुप्रीम पीक और ट्रू सुप्रीम पीक के बीच का अंतर बहुत बड़ा होता है। जो सुन जंग वो कहता है मुझे पता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब तक मैं मार्शल आर्ट को केवल अपने बदला लेने के तरीका समझता था, लेकिन अब मैं इसके बारे में अलग सोचता हूँ। मुझे अब और भी अधिक पावर चाहिए। ये सब सोचता हुआ अपनी भयंकर एनर्जी को वो बाहर निकालने लगता है तो उसके सामने खड़ी महुआ हाउस की लड़की उसे देखते हुए सोचती है अभी तक तो वो मेरे ही जैसा सेम रियलम पर था, पर अब उसे देखने से ऐसा महसूस हो रहा है मानो वो मेरे पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। इतना कि मैं भी हैरान हो चुकी हूँ। वह वाकई में एक राक्षस है। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है अगले दिन, जहाँ ब्लड वैली का आखिरी टेस्ट होने वाला था और सभी डिसेबल एक जगह इकट्ठा हो चुके थे। तभी वैली मास्टर की नजर अपने बगल में जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि डार्क सेक्ट का लीडर भी वहाँ पर पहुँच चुका था। जिस वजह से वो अपने मन में कहता है उसका रूप पहले जब मैंने उसे देखा था उससे अलग है। हालांकि वो अभी भी डार्क सेक्ट का लीडर ही है, पर वो इस बार यहाँ पर क्यों आया है। पहले तो कभी भी वो ट्रायल सेरेमनी में नहीं आया। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी एक तेज ध्वनि उस पूरे जगह पर फैल जाती है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग था कि सभी के कान फटना शुरू हो चुका था। पर लीडर टाइप जितने भी बंदे थे वो सभी उस ध्वनि बजाने वाले बंदी को देखते हुए सभी के मजे ले रहा होता है। जबकि वैली मास्टर उस लेडी को देखते हुए अपने मन में कहता है साउंड वैली का मास्टर हांग योर हैंग, क्या वो भी यहाँ पर आ गई है। उसकी बेकार हरकतें अभी भी पहले के ही जैसा है। वो हमेशा अपने साउंड से लोगों को कष्ट देती है, जिस वजह से एसोसिएशन का वॉइस लीडर जो कि अपनी सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं वो भी उसे ऐसा करने से रुकने की चेतावनी दी थी, पर ये औरत फिर भी नहीं माने। हम देखते हैं वो लेडी अपने साउंड को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहती है चलो मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। हम देखते हैं उसके ऐसा करते ही लोग दर्द के मारे जमीन पर लेट चुके थे। अपने लोगों को इतनी बुरी हालत को देख वैली मास्टर सोचता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी किया तो हमारा रिलेशन वो खराब हो जाएगा। हालांकि वो कुछ करने के लिए बेबस हो ही रहा था, तभी वहाँ पर रिन्यूड ब्लेड किंग उस औरत के पीछे आते हुए उससे कहता है अब बस बहुत हुआ मास्टर हैंग। उसे वहाँ पर देख वो औरत बोलती है तो आपका भी इंटरेस्ट इस ट्रायल को लेकर जाग चुका है। तो ब्लेड किंग वो बोलता है क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस पर कि वो औरत घबराते हुए कहती है नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। ब्लेड किंग जो कि सुन कहता है
ठीक है तो जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ। वेली मास्टर तुम्हारे चलते अपने टेस्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वह लेडी जिस पर गुस्सा तो बहुत होती है पर कुछ भी नहीं कहती। वहीं वेली मास्टर के जरिए हमें पता चलता है कि आखिरकार क्यों वह ब्लेड किंग की बातों को इतनी आसानी से मान रही थी, क्योंकि एक बार उसकी ऐसी ही हरकत पर ब्लेड किंग ने उसे लगभग मार ही डाला था। इसीलिए वो कभी भी ब्लेड किंग के खिलाफ नहीं जाती। और साथ ही वेली मास्टर इस चीज से भी हैरान था कि ब्लेड किंग के पास इतने सारे डिसेबल होने के बावजूद भी उसका भी इंटरेस्ट इस ट्रायल सेरेमनी में क्यों जागा। इसीलिए वो ब्लेड किंग के पास जाकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, आपको यहाँ पर देखना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो ब्लेड किंग वो बोलता है, पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका है तो वेली मास्टर जल्दी इसे शुरू करो। वैसे मेरे यहाँ पर आने का अपना कारण है। वेली मास्टर जिस पर पूछता है, सही में क्या मैं उस कारण को जान सकता हूँ। ब्लेड किंग जिस पर कुछ भी ना बोलते हुए अपने सामने खड़े सभी कैंडिडेट को देखता है। बाद में जिसे वो ढूंढ रहा था उस पर उसकी नजर जाती है तो वो सोचता है, चलो मिल गया। मुझे लगा था वह ट्रायल के बीच मारा जाएगा पर वो अभी भी जिंदा है। हम देखते हैं वह जोंग को लेकर बात कर रहा था, जिसे लेकर ऐसा लगता है उसके भयंकर प्लान है। पर आखिरकार क्या है उसका प्लान? क्या वो अपने डिसेबल का उससे बदला लेना चाहता है या फिर वो उसे ही अपना डिसेबल बनाना चाहता है? ये तो अब हमें अगले एपिसोड में देखने पर ही पता चलेगा, जो कि अब कुछ समय बाद ही आने वाली है, जब तक इसके 8-9 चैप्टर रिलीज नहीं हो जाते। इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इसके अगले एपिसोड को डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए यूट्यूब आपके पास कभी भी नोटिफिकेशन को नहीं भेजेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब तक इसके नए एपिसोड नहीं आ जाते तब तक स्क्रीन पर आ रहे स्टोरी को देखिए। वे स्टोरीज भी इसी स्टोरीज की तरह लाजवाब है, 1 मिनट भी आपको बोर नहीं करेगी। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए।